औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जो नेक्स्ट क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, ईएनटी और ऑप्थोमोलॉजी। कम्युनिटी मेडिसिन, ईएनटी और ऑप्था की मैंने आपको लॉन्ग रैपिड रिवीजन करवा दी थी। स्टूडेंट्स फोरेंसिक मेडिसिन के बारे में जो है वो पूछ रहे थे। जिस तरह कल आपने बायो कैम्प को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया और बहुत अच्छा जो है वो आपने पढ़ा, मुझे रिस्पांस रिसीव हुए कि सर आपने बायोकेमिस्ट्री माइक्रो बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। तो आई विश कि आपको जो फोरेंसिक मेडिसिन है वो आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि ऑलरेडी आप कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ चुके हैं और कम्युनिटी मेडिसिन कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। लेकिन फोरेंसिक के अंदर कहीं ना कहीं एक तो पढ़ा नहीं होता और दूसरा जो है वो आपकी रिवीजन जो है वो आपकी नहीं होती। तो ईएनटी ऑप्था तो आप ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो फिर तो है कि आपको लॉन्ग रैपिड रिवीजन देखनी पड़ेगी, फिर ईएनटी। अगर आप कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं तब तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी। खैर, जो पीडीएफ है वो इंशाल्लाह मैं आपको आफ्टर दी जब आपकी लाइव ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और फोरेंसिक मेडिसिन से मैंने 25 जो हाई यील्ड्स टॉपिक्स हैं जो पास्ट के अंदर भी आ चुके हैं और एक दो जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट भी होते हैं। अब 6 MCQs के लिए हैं तो उसके लिए कुछ ज़्यादा टॉपिक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है कि पूरी बुक ही पढ़ा दी जाए। तो हाई यील्ड्स हमने उठाने के हमारे पास एट लीस्ट भी इन टॉपिक्स के अंदर से एट लीस्ट भी हमें 4 से 5 MCQs मिल जाए। कम्युनिटी का भी ऐसी है। बाकी ईएनटी और ऑप्था के पास आपको डिटेल जो पीडीएफ लेक्चर नोट्स हैं उसके लेक्चर नोट्स के पीडीएफ आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं जी फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन एक्चुअली होती क्या है? फोरेंसिक का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी बॉडी की फोरेंसिकली जो है वो आपने रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी आइडेंटिटी जो आपने आगे नेक्स्ट प्रोवाइड करनी है, जैसे हमारे पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, ये सारी आपके फोरेंसिक रिपोर्ट्स के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले वो कहते हैं व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन। इसके जो टॉपिक्स हैं ना बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, ठीक है। अगर आप ज़रा ध्यान लगा के अगर सुनेंगे ना तो आपको बड़े मज़े के लगेंगे इसके टॉपिक पे, यार फोरेंसिक मेडिसिन में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग या आपका जो डेड पर्सन है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। उसको आपने प्रूफ करना है कि हाँ ये इंसान की ये निशानी है और यही वो बंदा है। तो जो फोरेंसिक सेटिंग होती है यूजिंग फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, डेंटल और डीएनए बेस्ड फीचर्स। अब इन फीचर्स की बेस्ड के ऊपर जो है वो हम फैसला करते हैं कि यार वाकई ये वो जो बंदा मरा है ये उसी की बॉडी है या कोई और बॉडी है। फॉर एग्जांपल कार का एक्सीडेंट हुआ और चार बंदे उसके अंदर थे, तो 4 के 4 जो है उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना, और वो क्रश हो गया उनका। अब पहचानने में मसला आ रहा है कि यार कौन सा था, तो वो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हमने इसके अंदर देखना। तो फोरेंसिक सेटिंग के अंदर यानी कि आपकी जो लीगल मेडिकल सिचुएशन होती है उसके अंदर आपके अननाउन डेड बॉडी या डिकम्पोज डेड बॉडी, कौन सी? अननाउन या डिकम्पोज्ड बॉडी या बर्न्ट बॉडी, जली हुई, ठीक है, या फिर डिजास्टर। स्पेलिंग को, ये राइटिंग को इग्नोर करना, इवन दो स्पेलिंग को भी इग्नोर ही करना, ठीक है। तो डिजास्टर यानी कि आपकी जो एक्सीडेंट वगैरह में होता है, तो बहुत से लोगों का जो एक्सीडेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिजास्टर, या उनके अंदर जो है वो आपकी जिसको मास डिजास्टर कहते हैं। तो इसके अंदर जो ये मिसिंग पर्सन होता है उसके केस के अंदर जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अब उसके लिए उसके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उंगलियों के निशान, उनके दांतों का रिकॉर्ड, उनके पुराने ज़ख्म का निशान, उनके टैटूज़, बोन्स, डीएनए, ब्लड ग्रुप, पर्सनल बिलोंगिंग्स यानी कि उसके पर्सनल जो चीज़ें होती हैं वो देखना, बटवा वगैरह निकालना, शनाख्ती कार्ड वगैरह देखना, इन सारी चीज़ों के अंदर उनकी क्या आ जाती है? आपकी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। तो उसमें जो डीएनए होता है वो सबसे रिलेबल होता है, ठीक है ना। यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रूफ वाली चीज़ होती है कि जो आपको फोरेंसिक रिपोर्ट पे दी जाती है वो आपकी डीएनए से रिलेट कर होती है। यानी कि डीएनए मेथड के ज़रिए जो है वो आप जो पर्सन है उसको एग्जैक्टली कह सकते हैं कि हाँ ये वाला बंदा यही है, ठीक है ना। लेकिन जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो आपकी जो है वो जल्दी है, प्रैक्टिकली जो है वो मेथड होता है अगर आपकी जो स्किन है प्रिजर्व्ड हो या सेफ हो। अगर बर्न बॉडी है तो उसके अंदर तो आपको फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका हाथ वगैरह जला हुआ है या कुछ ऐसा तो उसकी हिस्से में डीएनए, तो डीएनए मोस्ट स्पेसिफिक होता है, डीएनए आपका हाई रिलायबल होता है, स्पेसिफिक होता है। बट ब्लूप्रिंट्स जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आपकी क्विक आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप जल्दी से जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फोरेंसिक मेडिसिन का जो है वो मेन पर्पज़ क्या होता है कि लीगली जो है वो आपने प्रूव करते हैं कि ये पर्सन आपका कौन है, ठीक है ना। तो अननोन डेड बॉडी प्लस फिंगरप्रिंट या डेंटल रिकॉर्ड या डीएनए इज इक्वल टू कॉल्ड एज अ आइडेंटिफिकेशन। एज एस्टिमेशन क्या होता है? अब एज एस्टिमेशन क्या का मतलब होता है कि किसी पर्सन की जो अप्रॉक्सीमेटली एज है यानी कि उसके अंदाज़ा कि कितनी उम्र का होगा, ये तो वो आपने जो है वो एज एस्टिमेशन बताना होता है। अब ये एग्जैक्ट एज नहीं होती बल्कि रेंज होती है, यानी कि उम्र का जो इंटरवल होता है उस पर आप जो है वो डिपेंड करते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं
उसके लिए आपने टीथ की इरप्शन यानी कि दांतों का निकलना, ऑसिफिकेशन सेंटर्स यानी कि हड्डी का जो है वो बनने के पॉइंट्स, या बोन की फ्यूजन यानी कि हड्डी के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनका मिलना, या सेक्सुअल स्कैंडी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की प्यूबर्टी हुई है नहीं हुई, प्यूबर्टी के साइंस हैं, ब्रीड, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर्स वगैरह हैं या नहीं है। जैसे अब चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस एज में आपकी जो डेंटल एज है यानी कि दांतों की जो उम्र है उसकी एस्टिमेट जो है वो यूज़फुल हो जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये तो बच्चा है, ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे दांत है, ये तो बच्चा है, ठीक है ना, दूध या दांत जिसे हम कहते हैं। और जबकि आपके जो एडोलसेंट्स होते हैं उसके अंदर आप जो है वो टीनेज जो ग्रुप होता है उसके अंदर आपकी बोन की फ्यूजन जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो इसके लिए एज एस्टिमेशन इज डन बाय टीथ इरप्शन, ऑसिफिकेशन सेंटर, बोन फ्यूजन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डेंटल एज यूज़फुल फॉर चिल्ड्रन, बोन फ्यूजन इज़ यूज़फुल फॉर एडोलसेंट्स। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि ऐसे ऐसे एडोलसेंट्स आया, उसको वो जला या उसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ और उसके अगर आपने एज निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपने बताना है बोन फ्यूजन से आपने जो है निकाल लेनी है, ठीक है। तो एज एस्टिमेशन जो सी होती है वो मेडिकल लीगल जो है वो केसेस यानी कि मेडिकल और लीगल केसेस के अंदर जो है वो आपकी यूज़ हो रही होती है। किसके अंदर? मेडिकल प्लस लीगल केसेस के अंदर जो है वो यूज़ हो रही है यानी कि फड्डों के अंदर, ठीक है। तो जैसे आपके माइनर है या अडल्ट स्टेटस है, कंसेंट है, रजामंदी वगैरह है, मैरिज है, मैरिज एज है, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो आपकी एज एस्टिमेशन जो है वो ज़रूरी होती है। तो एक्सरे ऑफ द रिस्ट, एल्बो, पेल्विक ऑफ द एज, ये आपकी जो है वो ज़रूरी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर आपने जो स्केल्टल है यानी कि हड्डी के जो सॉरी सेक्स डिटर्मिनेशन के मतलब होता है कि आपका जो स्केल्टल होता है यानी कि इज़ यूजुअली डन फ्रॉम द पेल्विस, स्कल, क्रोमोसोम्स डन विद पेल्विस बीइंग मोस्ट रिलेबल स्केल्टल बोन। जो स्केल्टन होता है ना उसका रहना यानी कि हड्डी के बचे हुए पार्ट्स या बॉडी से मेल या फीमेल वो सेक्स को जो है वो डिटरमाइन कर रहा होता है, यानी कि हड्डी के बचे हुए पार्ट से अंदाज़ा लगाना होता है कि ये मेल है या फीमेल है। अब पेल्विस यानी कि हिप बोन एरिया अब सबसे रिलेबल स्केल्टन बोन होता है जिसकी बेस के ऊपर हम फीमेल की जो आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। फीमेल की जो पेल्विस होती है यानी कि चाइल्ड बर्थ है यानी कि बच्चे की जो डिलीवरी है उसके लिए जो नेचरली होती है वो आपकी क्या होती है? वाइड होती है। पेल्विस क्या होती है? वाइड होती है। तो पेल्विस इज मोर रिलेबल देन स्कल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। अब अगर पेल्विस वाइड है बच्चे की डिलीवरी के लिए तो वो क्या है? फीमेल, ठीक है ना, वो क्या है आपकी? फीमेल, वो नेचरली आपकी वाइड है। तो फीमेल की जो पेल्विस होती है उसके अंदर आपकी जो शेटिक नॉच है यानी कि पेल्विस का जो नॉच है या गैप है वो आपका क्या होता है? वाइड होता है। तो इसके अंदर आपका जो नॉच होता है वो क्या होता है? आपका वाइड होता है। किसके अंदर? आपका फीमेल्स के अंदर, ठीक हो गया। इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया कि यार ये तो फीमेल है, ठीक है ना। सब प्यूबिक जो एंगल होता है यानी कि जो प्यूबिक बोन के जो दरमियान का एंगल होता है वो आपका क्या होता है? ब्रॉड होता है। तो प्यूबिक बोन एंगल आपका क्या होता है? आपका दरमियान का एंगल क्या होता है? ब्रॉड होता है। और जो पेल्विक कैविटी होती है यानी कि पेल्विक की अंदर वाली जगह जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा स्पेशियस होती है, ठीक है। और स्कल जो सा होता है यानी कि आपकी जो हड्डी होती है स्कल की हड्डी वो भी आपकी हेल्प करती है, लेकिन पेल्विस जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिलेबल होता है कि या ये औरत की वो है पेल्विस है या ये क्या है? मर्द की है। तो स्केल्टन जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके अंदर आपका जो पेल्विस है वो सबसे जो बेस्ट सोर्स होता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि यह आपका मेल था या फीमेल था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पोस्टमार्टम चेंजेस। अब पोस्टमार्टम चेंजेस के अंदर क्या होता है? यानी कि डेथ के बाद जो बॉडी में होने वाली चेंजेस, क्या इंसान के मरने के बाद उसके होने वाली चेंजेस यानी कि डेथ के बाद आपकी बॉडी जो है वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होना स्टार्ट हो जाती है? अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना रिगोर मोर्टिस, ये आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इसमें ना आया हो। NRE 1 जून दिसंबर दोनों में आपका रिगोर मोर्टिस आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब डेथ के बाद जो है वो बॉडी जो है वो आपकी क्या होने लग जाती है? ठंडी होने जाती है। क्या होने लग जाती है? आपकी ठंडी होने लग जाती है। साथ लिविडिटी का क्या मतलब होता है? नीचे वाली जो साइड होती है उसके ऊपर आपका क्या होता है? ब्लड जो है वो जमना जो है स्टार्ट हो जाता है, जो आपको क्या दे रहा होता है? पर्पल कलर। इसके अलावा रिगोर मोर्टिस, या हम डिटेल के अंदर आगे भी पढ़ेंगे, नीचे है तो, लेकिन रिगोर मोर्टिस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो मसल है वो आपका स्टिफ होना स्टार्ट हो गया, सख्त होना स्टार्ट हो गया जब पेशेंट की डेथ होती है। मैं अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले, अच्छा अभी ये शापरों की आवाज़ आई है, वो जिस तरह बच्चा मुझसे पूछ रहा था कल, सर आप क्या पी रहे हैं? तो भाई मैं उस दिन जो है वो पानी पी रहा था। आज मैं जो है वो बिस्किट्स वगैरह जो है वो ला के रखे हुए हैं खाने के लिए। अच्छा खैर, तो अभी रिसेंटली आई वाज एट होम, तो कुछ दिनों पहले
तो जब आपकी लॉन्ग रैपिड रिवीजन चल रही थी और थोड़ा डिले आ रहा था, तो आई वाज ऑन माय क्लिनिक। तो हमारे मोहल्ले की जो सा वो बंदे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारी मदर सांस नहीं ले रही, शी वाज यू नो डायबिटीज़, शी वाज अ डायबिटिक पेशेंट। तो मैं उनके साथ गया देखने के लिए। तो जब लाइक मैंने उन्हें देखा, उनके प्लांटर्स चेक किए, उनकी जो प्यूपल्स हैं वो चेक किए, और उनको जो सा वो मैंने GCS देखने के लिए उसको पेन दिया। तो ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं आ रही थी, इवन दो जब प्यूपल है वो रिएक्टेड टू लाइट भी नहीं थे। उस टाइम पे जो उनकी बॉडी थी वो बिल्कुल अकड़ चुकी थी, बिल्कुल अकड़ चुकी थी, ठीक है। तो उसके अंदर आपने जब बंदे की डेथ होती है ना, तो मसल स्टिफनेस जो है उसके अंदर देखने को मिलता है, सख्त हो जाती है। इसके अलावा वो कहता है डीकम्पोजिशन, जिसके अंदर आपकी जो बॉडी होती है वो आपका ज़्यादा इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी की डेथ हो ना, उसको ज़्यादा देर तक जो है वो आप ना रखें, ठीक है। उससे यही है कि क्या कहते हैं अपना, वो आपसे क्या करें, तो आपने जो सा वो याद रखना है कि आपकी जो डेथ होती है, तो उसकी वजह से आपकी जो डिकम्पोजिशन होती है, यानी कि बॉडी है वो सड़ना आपको स्टार्ट कर देती है। इसलिए कहते हैं कि जो है वो जितना जल्दी हो सके दफना देना चाहिए, वरना उनको जो है वो आपके पता है ना कि सराउंडिंग के अंदर वो ब्लॉक लगा देते हैं बर्फ़ के। फिर उसके बाद वो कहता है पेट्रिफिकेशन, इसके अंदर आपकी जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो गलना सड़ना स्टार्ट कर देती है। अब ये जितनी भी चेंजेस होती हैं वो जो चेंजेस टाइम होती है वो सिंस डेथ, यानी कि डेथ को कितना टाइम हुआ है उसको एस्टिमेट करने के लिए हेल्प कर रही होती है। यार ये बॉडी इतना सड़ चुकी है तो इसको कितना टाइम हो चुका है, ठीक है ना। तो प्रोबेबली अगर 1-2 दिन का पेशेंट है उसके अंदर तो आपको ऐसी हिस्ट्री में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक वो पड़ी रहे ऐसे बॉडी जो है वो आप फिर बाद में पोस्टमार्टम के लिए आपके पास आए, तो उसके अंदर आपने जो है वो अंदाज़ा लगाना होता है कि यार ये इसको कितना जो है वो टाइम हुआ है। तो डेथ का टाइम को जो है एस्टिमेट करने के लिए जो है वो आपकी पोस्टमार्टम चेंजेस जो है वो ये चीज़ें आपकी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो डेड बॉडी विद स्टिफनेस, डिस्कोलराइजेशन एंड कूलिंग इज़ अ पोस्टमार्टम चेंजेस, बट रिगर मॉर्टिस के अंदर आपको स्टिफनेस देखने को मिल रही होती है। लिवॉर्ड मॉर्टिस जो हम नीचे पढ़ेंगे इज़ अ पोस्टमार्टम स्टेनिंग, ये मैं आपको जो है वो नीचे पढ़ाऊँगा। अब ये सारी चीज़ें एक बात याद रखनी है कि पोस्टमार्टम चेंजेस के अंदर ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं बताती, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है आपका, जिसमें आपका टेम्परेचर आ जाता है, बॉडी के क्लॉथ्स हैं, बॉडी साइज़ है, ह्यूमिडिटी है, वो भी आपकी जो कॉज ऑफ डेथ है उससे जो है वो चेंजेस से फास्ट या स्लो हो सकती है। यानी कि अगर बंदा मर गया तो उसका टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से उसकी बॉडी गलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर टेम्परेचर ठीक है तो उसके जो क्लॉथ्स आपने पहनाए होते हैं उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है। जो बॉडी का साइज़ है, ये ह्यूमिडिटी है, तो उसकी वजह से भी बॉडी के ऊपर चेंजेस आ सकती हैं। तो इसलिए हमेशा से ये नहीं होता कि आपने इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहना होता है कि इसके अंदर जो पोस्टमार्टम चेंजेस आएंगे उससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसकी जो है वो जो बॉडी है उसको कितना टाइम हो चुका है जो है वो मरे हुए, ठीक है। तो पोस्टमार्टम चेंजेस जो है वो फोरेंसिक जो डॉक्टर होते हैं वो डेथ की जो टाइमिंग है, बॉडी की शिफ्टिंग है, यानी कि बॉडी को मूव करना, और जो इंजरी की टाइमिंग है उसको समझने में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर आपका आ जाता है रिगोर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस के अंदर जो डेथ के बाद आपके जो मसल्स होते हैं उनकी स्टिफनेस हो जाती है। फोरेंसिक मेडिसिन में मैं थोड़ा टाइम लूँगा आपसे, बिकॉज आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। कम्युनिटी मेडिसिन ENT ऑप्था फिर तुसी स्पीड लाते देखना, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है। रिगर मॉर्टिस जो है वो डेथ के बाद आपके जो मसल्स होते हैं उनकी स्टिफनेस होती है, सख्त हो जाते हैं। अब जो लिविंग मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है? ATP। क्या ज़रूरत होती है? ATP। अब मुझे बताएं, डेथ के बाद ATP की प्रोडक्शन होगी? नहीं होगी। अब जब नहीं होगी, ATP की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से आपको एक्टिन मायोसिन फिक्सेशन जो है वो देखने को मिल रही होती है, ठीक है ना। इसलिए आपका जो एक्टिन मायोसिन फिक्सेशन है, यानी कि जो मसल्स फाइबर्स हैं उनका लॉक हो जाना, यानी कि उसकी फिक्सेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मसल्स क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। ATP नहीं बनेगी, उसकी वजह से आपकी फिक्सेशन होगी और बॉडी क्या हो जाएगी? आपकी स्टिफ हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये स्टिफनेस होती है वो पहले आपकी जो स्मॉल मसल, छोटे छोटे मसल्स होते हैं उनके अंदर अपेयर होती है, फिर आपकी जो है वो लार्जर मसल्स के अंदर जो है जाके अपेयर होती है, ठीक है ना। और बाद में जो है वो स्प्रेड होती है, और लेटर जो है वो डिकम्पोजिशन की तरफ जो है वो आपने जो बॉडी है वो आपकी डिकम्पोज होना जो है स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बॉडी जो है वो सड़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो जो रिगर मॉर्टिस है वो आपका जब बॉडी की डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है, रिगर मॉर्टिस आपका डिसअपेयर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो डेथ के बाद अगर एनर्जी नहीं बन रही, मसल्स आपके रिलैक्स नहीं हो रहे, स्टिफ हो रही है, तो बॉडी आपकी क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? गलना सड़ना जो है स्टार्ट हो जाती है। फिर आपका जाता है लिवर मॉर्टिस। लिवर मॉर्टिस के अंदर जो है वो आपकी पोस्टमार्टम लिविडिटी, यानी कि डेथ के बाद पर्पल स्टेनिंग का हो जाना। लिवर मॉर्टिस इज पर्पल डिस्कोलराइजेशन ऑफ डिपेंडिंग बॉडी पार्ट ड्यू टू सेटलिंग ऑफ
ब्लड आफ्टर सर्कुलेशन स्टॉप, यानी कि बॉडी के जो से नीचे वाले पार्ट्स होते हैं आपके, उसके अंदर यानी कि उसके अंदर आपका जो ब्लड होता है वो सेटल होता जाता है और ब्लू कलर आपको जो है वो देना स्टार्ट हो जाता है, आपके पाँव वगैरह नीले पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब हार्ट की पंपिंग यानी कि दिल की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी स्टॉप हो जाती है, तो उसकी वजह से जो ब्लड की ग्रेविटी है वो ज़मीन की तरफ, यानी कि ग्रेविटी आपकी ज़मीन की तरफ खींचती है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो नीचे जो है वो आपके यहाँ पे पाँव की तरफ जो है वो आपका जमना स्टार्ट हो जाता है, जो आपको पर्पल कलर देते हैं। तो अगर बॉडी की पोजीशन चेंज की हो तो जो लिवर मॉर्टिस है उससे आपको पता चल सकता है कि बॉडी की जो डेथ है उसके बाद जो है वो आपकी शिफ्ट यानी कि हुई है या नहीं हुई, बॉडी की लोकेशन जो है वो शिफ्ट हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो लिवर मॉर्टिस इज एक्चुअली अबाउट द पोजीशन ऑफ द डेथ पेशेंट या डेथ पर्सन, पोजीशन को देखने के लिए हम जो है चेक करते हैं, ठीक है। और जो फोरेंसिक एग्जामिनर है वो बताता है कि बॉडी जो है वो डेथ के बाद हिलाई गई है या नहीं हिलाई गई। तो लिवर हेल्प टू डिटेक्ट इफ बॉडी पोजीशन वाज चेंज आफ्टर डेथ और नॉट। एल्गोर मॉर्टिस, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आएगा। एल्गोर मॉर्टिस क्या होता है, यानी कि डेथ के बाद आपकी जो बॉडी है उसको कूलिंग करना, यानी कि बॉडी का ठंडा होना, उसको कहते हैं एल्गोर मॉर्टिस। जब पर्सन आपका जिंदा होता है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि बॉडी के जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, बॉडी के अंदर जो वो चेंजेस आ रही होती हैं, खाने पीने से चीज़ें आ रही होती हैं। अब डेथ के बाद जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो आपका स्टॉप हो जाता है, एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म की वजह से लो होने की वजह से आपका जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट के जो टेम्परेचर के करीब जो है वो आना स्टार्ट कर देता है बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि आपकी बॉडी तो वैसे अलॉन्ग द जो टेम्परेचर है आउटसाइड टेम्परेचर वो आपका मेंटेन करके रखती है, ठीक है। बट राइट नाउ हेयर इज़ कि आपने जो सा वो एल्गोर मॉर्टिस को जो है वो याद रखना है कि आपके डेथ के बाद जो मेटाबॉलिज्म वो स्टॉप हो जाता है। तो एल्गोर मॉर्टिस इज कूलिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर द डेथ एज हीट प्रोडक्शन स्टॉप एंड बॉडी टेम्परेचर अप्रोचेज द इन्वायरमेंट। तो बॉडी टेम्परेचर यूज टू एस्टिमेट टाइम सिंस डेथ, वो क्या आपकी क्या होती है, एल्गोर मॉर्टिस होती है। अब लेकिन जो कूलिंग स्पीड होती है यानी कि ठंडा होने की जो रफ्तार होती है, ये क्लॉथिंग है, कपड़े हैं, बॉडी फैट है, रूम टेम्परेचर, वाटर एक्सपोजर है यानी कि पानी के अंदर होना, तो वो आपकी जो एयर मूवमेंट है उससे जो है वो आपकी अफेक्ट हो रही होती है, जो आपकी कूलिंग होती है एल्गोर मॉर्टिस के अंदर। तो आपने सिर्फ ये रखना है कि जो एल्गोर मॉर्टिस होता है उसके अंदर जो टाइम होता है सिंस डेथ, उसका जो है वो रफ एस्टिमेट देता है कि इस टाइम जो है इसकी जो है वो डेथ हुई है, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अभी है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो कूलिंग डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, क्लॉथिंग, बॉडी साइज एंड टेम्परेचर। फिर वो कहता है कॉज, मैनर एंड मोड ऑफ डेथ। अब ये फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर सबसे हाई यील्ड कॉन्सेप्ट होता है कि उसकी कॉज क्या बनी, ठीक है ना, कि जो पेशेंट है वो किस वजह से जो है वो मरा, ठीक है ना, उसको वो डिजीज़ या इंजरी या बीमारी हुई हो, चोट हुई हो जो डेथ की रीज़न बनी हो, जैसे गन शॉट है, गोली का लगना, ज़ख़म होना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक होना, जहर देना। मैनर्स ऑफ डेथ के अंदर आपने याद रखना है काज, मैनर्स ऑफ डेथ के अंदर आपने क्या रखना है कि लीगल कैटेगरी यानी कानूनी टाइप, यानी कि फितरती तौर पे जो है वो डेथ हुई है, मतलब उसका किस मैनर में उसको डेथ हुई है, यानी कि पहले तो काज निकालनी है, जल के मरा, गिर के मरा, एक्सीडेंट से मरा, गोली लगने से मरा, जहर खाया, जहर दिया गया है, वटएवर। उसके बाद मैनर्स कि क्या फितरती मौत हुई है कि हार्ट अटैक आया, फितरती था, मर गया, ठीक है ना, और या क्या कहते हैं अपना एक्सीडेंट हुआ, हादसा वगैरह हुआ उसके साथ, या उसने सुसाइड किया गले में फंदा डाल के, या कोई भी गन शॉट का, या होमोसाइड या कत्ल किया गया, होमोसाइड कत्ल किया गया। तो अंडरस्टैंड करना है। फिर आपका आ जाता है मोड ऑफ डेथ। मोड ऑफ डेथ के अंदर फिजियोलॉजिकल जो है वो मैकेनिज्म होता है, यानी कि बॉडी के अंदर का जो डेथ का प्रोसेस होता है, जैसे शॉक, ब्लड, ऑक्सीजन सप्लाई, जैसे आप गले का फंदा डालते हैं तो वो किस सारी बात है सांस नहीं आ रहा होता उसके अंदर, राइट। अब गोली मारेंगे तो सांस का उससे है ही नहीं लिंक, वो तो ब्लड निकलता इंसान जो है वो मर जाता है, ऑर्गन को डैमेज कर देता है। ऑक्सीजन का लिंक आपकी सारी बात फंदा डालेंगे तो ऑक्सीजन की जो है वो सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। कॉमा के अंदर आपकी जो डीप अनकॉन्शियस स्टेट होती है, एफएक्स यानी कि ऑक्सीजन की कमी। मोड ऑफ डेथ के अंदर आपने उस चीज़ को प्रोसेस करना है कि जो डेथ के बाद का जो प्रोसेस है वो कैसे हुआ। तो कॉज मैनर के अंदर आपने कॉज के अंदर आपकी मेडिकल रीज़न होती है, मैनर के अंदर आपने लीगल कैटेगरी भेजनी होती है, और मोड ऑफ डेथ के अंदर जो है वो बॉडी की फाइनल डेथ का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है क्या है, कोमा में था, इफेक्सिया हुआ है, ब्लड कम मिला है, ब्लड लीक हुआ है, ऑक्सीजन जो है हाइपोक्सिया की कंडीशन में गया है, तो वो तो काज इंजरी या डिजीज़ को करता है। मैनर के अंदर होमोसाइड, सुसाइड या एक्सीडेंट, मतलब वो मैनर बताता है कि यार इसने कत्ल किया है, क्या हुआ है। मोड के अंदर शॉक में था, कोमा में, या एसफेजिया के अंदर जो है वो था, वो आपने जो है बताना होता है। नेक्स्ट आ जाता है एसफेजिया।
एस्फीजिया का मतलब होता है कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इनएडिक्वेट मिलना यानी कम मिलना, यानी कि कहीं ना कहीं उसको गला दबाया गया है तो ब्रीदिंग की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है यानी कि सांस का रास्ता बंद किया गया है, या नेक की डिकम्प्रेशन हुई है यानी कि गर्दन का दब जाना, ड्राउनिंग यानी पानी के अंदर डूब जाना, हैंगिंग फांसी लटक जाना है, स्ट्रैंगुलेशन यानी कि गला घोंट देना, इन सारी चीज़ों में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम ऊपर पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ डेथ। पेशेंट के अंदर हमें क्या मिलेगा, हाइपोक्सिक कंडीशन मिलेगी, तो साफ सारी बात है हम इन्हीं चीज़ों की तरफ आएंगे ना, एफेजिया की कंडीशन के अंदर आएंगे। क्या शायद किसी ने गला दबाया, शायद इसने जो है वो हैंगिंग की हो यानी कि फांसी ली हो, ठीक है, फांसी दी गई हो, या पेशेंट जो है वो पानी में डूब के मरा हो, ठीक है ना, जैसे हम सब जो है वो पानी में डूब के मर जाते हैं। अगर क्या कहते हैं अपना कोई वैलिड बात हो और उसके ऊपर जो है हमें झूठ बोलना हो तो सारी बात है वो साड़ी अम्मा कहती नहीं कि पानी डूब के मर जा, ठीक है ना, जो तेन शर्म नहीं आती थे, और फिर आप नहाने चले जाते हैं कि मैं पानी में डूबने जा रहा हूँ। अच्छा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का जो प्रॉब्लम होता है यानी कि ऑक्सीजन का ब्लड से टिश्यू तक ना जाना, उसकी वजह से हो सकता है। तो इसके अंदर आपको साइनोटिक कंडीशन यानी कि स्किन या लिप्स का जो है वो नीला हो जाना, तो इफेक्ट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, साइनोसिस, पेर्शियाई एंड कंजेशन, यानी कि स्किन का या लिप्स का जो है वो नीला हो जाना, और पेर्शियाई के अंदर आपको छोटे छोटे रेड डॉट्स जो है वो बनने लग जाना ब्लीडिंग की वजह से, कंजेशन के अंदर आपका ब्लड का जमा हो जाना, तो और ऑर्गन की जो है हाइपोक्सिया हो जाना। तो एस्फीजिया के अंदर मैकेनिज्म होता है जहाँ पे ऑक्सीजन टिश्यू जो वो प्रॉपर्ली नहीं पहुँच रहा होता, इसलिए ब्रेन और वाइटल ऑर्गन जो सब आपके फेल हो जाते हैं। तो एस्फीजिया इज अ मैकेनिज्म हैंगिंग, ड्राउनिंग, स्ट्रैंगुलेशन एंड काज। हैंगिंग का क्या मतलब होता है? हैंगिंग में आपकी बॉडी का जो है वो वेट होता है, या क्या कहते हैं लिगेचर है, आपने उन चीज़ों को जो है वो देखना होता है, यानी कि लिगेचर, हाँ, हैंगिंग इज अ एस्फीजियल डेथ ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ द बॉडी बाय अ लिगेचर अराउंड द नेक। लिगेचर हम नीचे पढ़ते हैं वो क्या होता है, लेकिन यहाँ पहले ये देखें कि वेट लिगेचर का मतलब होता है कि रस्सी, कपड़ा या कॉर्ड से जो है वो नेक के अराउंड जो है वो टाइट किया गया हो, जिसकी वजह से जो है वो एयर वे वो आपकी या सांस की नाली या ब्लड वेसल्स जो या नर्व्स हो वो आपकी दब जाएँ, जिसकी वजह से आपकी मौत हो जाए। टिपिकली हैंगिंग के अंदर आपको मार्क नज़र आ रहा होता है, रस्सी का निशान, खून जमा हुआ, ठीक है। तो ऑब्लिक लिगेचर मार्क्स ओवर द थॉराइड कार्टिलेज। ऑब्लिक के अंदर टिपिकल हैंगिंग के अंदर आपको लेगेचर मार्क्स यानी कि लेगेचर मार्क यानी कि ऑब्लिक होता है, और यूजुअली जो है वो आपके थॉराइड कार्टिलेज के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है, यानी कि जहाँ पे आपका एडम्स एम्पल होता है, विंड पाइप होता है, उसके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होता है। तो हैंगिंग के अंदर अक्सर आपकी सुसाइडल जो अटैम्प्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल रही होती हैं, लेकिन सीन्स ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि उस जगह की इंस्पेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हैंगिंग के अंदर जो है वो बॉडी की सस्पेंशन की जाती है कि लटकने की वजह से है, नेक की जो कंप्रेशन है वो हुई है, और जो उसके मार्क्स होते हैं वो आपके यूजुअली क्या होते हैं, ऑब्लिक होते हैं। हैंगिंग मार्क्स इज ऑब्लिक, स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स इज यूजुअली हॉरिजॉन्टल। अब स्ट्रैंगुलेशन के ऊपर आ जाए, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन। लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो नेक है, आपकी जो गर्दन है, उसको किसी रस्सी या कपड़ा या कॉर्ड की वजह से जो है वो कंप्रेस किया गया हो, दबाया हो, लेकिन इस बॉडी की जो सस्पेंड है यानी कि इसमें जो बॉडी जो है वो लटकी हुई नहीं होती, यानी कि जो हैंगिंग में आपकी बॉडी का जो वेट होता है या उसका लिगेचर है उसका जो है वो आपको जो है वो टाइट करता है, ठीक है। लेकिन जबकि लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन के अंदर एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहर से कोई आपकी गर्दन को जो है वो आपके दबा के गया, यानी कि आप पहले लटके हैं, ठीक है, आपने अगर खुद सुसाइडल अटेम्प्ट किया, हैंगिंग की है, उसके अंदर आपकी बॉडी आपको जो है वो क्या कहते हैं लटकी हुई मिलेगी, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ जब आपके पास पेशेंट आएगा तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं होगा, यहाँ पे किसी ने ऑलरेडी आपको दबाया होगा, यानी कि किसी ने आगे किसी को मारा होगा, स्ट्रैंगुलेट किया होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपकी लगाई हुई जो सी फोर्स होती है वो आपकी गर्दन जो है वो दब गई होगी। तो लिगेचर के अंदर जो है वो आपका लिगेचर को आपका टाइट करता है। तो इसके अंदर जो लिगेचर मार्क होते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टली होते हैं, यानी कि सीधे होते हैं, लाइन की तरह होते हैं, और नेक से जो है वो अराउंड कंप्लीट या ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो स्टैंड जो साइन ऑफ स्ट्रगल होता है यानी कि फाइट, डिफेंस, उसका निशान भी होता है कि कोई आपको आ रहा है मारने के लिए और उसने आपका जो है वो गला दबाया, आपको हॉरिजॉन्टल मार्क्स शो हुए हैं, साथ साथ आपने उस रस्सी को जब पकड़ने की कोशिश की है, कपड़े को पकड़ने की कोशिश किया, तो आपके नाखून के निशान आपकी गर्दन पे लगे हों या उसके हाथों पे लगे हों या किसी और बॉडी के पे लगे हों, या उसने आपको मारा हो या बचाने की कोशिश की हो, तो आपके ऐसे निशान जो आपको हैंगिंग के जो स्ट्रैंगुलेशन के बाद भी आपको नजर आए, ठीक है ना, जिसके अंदर आपने डिफेंस करने की कोशिश की हो, जो बंदा जिसको मारा गया हो, या उसके अंदर नाखून के निशान होते हैं या ब्रूजेस वगैरह होते हैं या फेशियल कंजेशन वगैरह होता है, तो वो आप उससे भी आपको जो है वो आइडिया हो सकता है कि ये किसी ने इनका गला दबाया है, ना कि इन्होंने खुद फांसी दी है। तो ये होता है। तो लीगल लिगेचर इज अ नेक कंप्रेशन बाय लिगेचर विदाउट सस्पेंशन ऑफ द बॉडी वेट, हॉरिजॉन्टल लिगेचर मार्क अराउंड नेक, स्ट्रैंगुलेशन ऑफन हैज मोर साइंस ऑफ स्ट्रगल देन द सुसाइडल हैंगिंग।
तो लीगर लाइक नेचर में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि नेक की जो रस्सी होती है या कपड़े की जो तो वो फोर्सफुली जो दबाया जाता है, मार्क जो है वो यूजुअली हॉरिजेंटल होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, मार्क्स हॉरिजेंटल होते हैं। तो इसके अंदर आपकी जो होमोसाइड की जो चीज़ होती है ना वो ज़्यादा होती है। फिर आपका जाता है मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है कि जो हैंड हाथों से जो है वो आपने नेक को दबाना, मतलब कोई आया, सो रहे हैं आप, ठीक है ना, हॉस्टल में आप मस्त सो रहे हैं रात को, और कोई आपसे जालस हो क्या है यार, इसको जो है ना दुक्की नहीं लगी, मुझे तो दुक्की लगी है, ठीक है, वो आया हो, उसने आपकी फिर गर्दन पे हाथ रखा हो, ठीक है ना, और सही वाला उसने जो है दबाया हो कि इसको दुक्की क्यों नहीं लगी, इवन तो आपने तो कहा था मैंने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है ना, जे तुसी झूठ बोलो अपने दोस्त नाल, मैं तो नहीं पढ़िया, तो तुसी जाके 85 नंबर ले आओ, उन्हें भी ना पढ़िया होवे, ठीक है ना, तो तुसी पूरी रात रज़ाई उत्ते लैके तो पढ़ रहे हो। ऐसे बड़े मेरे दोस्त थे जो ऐसे रज़ाई ऊपर लेकर पढ़ रहे होते थे। खैर हम तो आखिर में यकीन करें मशरूत के में जाते हुए पढ़ते थे, जाके एग्ज़ाम दे आते थे, और ना हमें 85 नंबरों का कभी पता था ना कुछ होता था, सानू ये पता सी 55 नंबर आ जाए बस ख़त्म। खैर, तो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन के अंदर जो फिंगर्स होते हैं उनके मार्क्स या नेल एब्रेशन यानी कि नाखून से सुपरफिशियल जो स्क्रैचेस होते हैं वो, ब्रूजिंग यानी कि मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन नेक कंप्रेशन बाय द हैंड प्रोड्यूसिंग फिंगर मार्क्स पकड़ने के लिए, नेल एब्रेशन वगैरह यानी कि जो नाखून से जो है वो सुपरफिशियल स्क्रैचेस वगैरह, या डीप नेक इंजरी या ब्रूजिंग वगैरह जो है आपको नज़र आ रही हो, यानी कि अंदर की जो गर्दन है ना वो आपको जो है शो हो रही हो कि किसी ने ऐसे ज़ोर दे के जो है वो आपको दबाया। तो उसके अंदर आपकी जो है वो हार्ड बोन जो होता है, यानी कि गर्दन की जो छोटी हड्डी होती है उसका फ्रैक्चर होना देखा जा सकता है। और उम्र के जो ज़्यादा पेशेंट होते हैं, यानी कि अगर ओल्डर पेशेंट आपको प्रेजेंट किया जाए विद मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, तो उसके अंदर जो कॉमन साइड होता है वो आपका हार्ड बोन का जो है वो टूटना होता है, ठीक है। तो बिकॉज एज के साथ साथ आपकी जो हार्ड बोन होती है वो क्या हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। तो हार्ड बोन फ्रैक्चर इज मोर कॉमनली अडल्ट विक्टिम बिकॉज ऑफ ब्रिटल बोन, कमज़ोर हो जाती है बोन, ठीक है, नाजुक हो जाती है, आसानी से टूट सकती है। तो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में आपने क्या रखना है, इट इज स्ट्रॉन्गली सजेस्ट विद असॉल्ट, यानी कि जो किसी दूसरे की तरफ से हमला हुआ और उसने आके आपको जो है वो गला दबा दिया, ठीक है। और एक दफ़ा अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस हो गया तो फिर उसके बाद आपने कभी भी दोस्त को बताए बगैर जन से वो नहीं वो करना, ठीक है। आपने फिर लाजमी कहना है कि हाँ यार मैनू तो भाई जो मर्ज़ी हो जाए, मैं तो बात झूठ नहीं बोलाँगा तेना। ड्राइंग का क्या मतलब होता है कि आपकी वही जो हम ऊपर पढ़ के आए कि एस्फेजियल जो है डेथ होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या पानी या लिक्विड के अंदर जो है वो डूबने की वजह से। तो जब आपके जो सांस के रास्ते होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है, और माउथ या नोज़ से जो है वो आपकी यानी कि या फाइन फ्रॉथ का क्या मतलब होता है कि आपकी जो छोटी बारीक सी जगह होती है उसके अंदर जो है वो आ सकती है। लेकिन फोरेंसिक पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है कि बॉडी जो है वो वाटर से मिलना जो है वो हमेशा ड्राइंग जो है वो प्रूव करा होता है। तो बॉडी डेथ के बाद वाटर में मतलब फेंकी जो है वो जा सकती है, ठीक है ना, यानी कि मारने के बाद पानी में फेंकी गई हो तो वो ड्राइंग की जो है एक हिस्ट्री जो है वो मिल सकती है कि जो बॉडी है वो आपकी कहाँ से मिली है, आपकी पानी से मिली है। तो बॉडी इन वाटर डज नॉट ऑलवेज ड्राइंग, बॉडी में बी प्लेस्ड आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद उसको जो है वो फेंका गया, लेकिन एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि वो आपकी पानी से मिली है। तो फ्रॉथ एट माउथ और नोज बरीक जगह एंड प्लस बॉडी रिकवर्ड फ्रॉम द वाटर। फिर आपको आ जाता है बर्न्स का टॉपिक जनरल सर्जरी के अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फोरेंसिक में उसका एक डिफरेंट रोल है। अब बर्न्स के अंदर आपके जो बर्न्स टिश्यूज़ होते हैं वो आपके डैमेज हो जाते हैं, जिसमें आपके टिश्यूज़ को नुकसान पहुंच जाता है। आपको गर्मी लगने की वजह से, आग लगने की वजह से, केमिकल्स यानी कि तेज़ाब फेंका गया हो, अल्कलाइन सब्सटेंस फेंका गया हो, या बिजली का करंट वगैरह लगा हो, या फिर आपकी शोहों की वजह से जो है वो हो सकता है। तो बर्न्स की जो है डिफरेंट कंडीशन होती है, उसके अंदर आपके केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन एंड कैन बी शॉक, इन्फेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्चर्स का मतलब क्या होता है, स्किन की जो टाइट है उसकी टाइटनिंग की वजह से डिफॉर्मिटी हो जाए। तो फोरेंसिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है वो आपकी एंटीमॉर्टिम बर्न्स होती हैं, यानी कि ज़िंदा होते वक्त के जो बर्न्स होते हैं क्या होते हैं, एंटीमॉर्टिम बर्न शोज वाइटल रिएक्शन, यानी कि आपके जो बंदा अलाइव होता है, एंड पोस्टमार्टम बर्न्स लाइक द वाइटल सिम्टम्स, जब बंदा मर जाता है तो उसके बाद उसके वाइटल सिम्टम्स नहीं होते, जब जिंदा होता है तो उसके बाद उसके वाइटल्स हम देख सकते हैं। तो एंटीमॉर्टम जो बर्न्स होता है उसके अंदर आपकी वाइटल रिएक्शन होती है, यानी कि बॉडी का जो लिविंग रिस्पांस होता है, जैसे रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, ब्लिस्टर है, वो आपको शो होते हैं, जबकि पोस्टमार्टम के अंदर ऐसे कोई रिएक्शन शो नहीं होते। तो बर्न के अंदर जो है एग्जामिनर ये देखता है कि जो पर्सन है उसकी जलने वाली जो जलते वक्त जिंदा था या आपका मर गया था। फिर आपका आ जाता है एब्रेशन।
एब्रेशन जो होता है वो आपको सुपरफिशियल इंजरी होती है, यानी कि अपर जो ऊपर वाली जो स्किन होती है वो आपकी क्या होती है, छोटी होती है। अब जब छोटी होती है तो जहाँ आपकी जो फ्रिक्शन है या रगड़ है या स्क्रैपिंग है या घिसने जो है वो स्किन का जो बाहर वाली लेयर होती है वो आपकी रिमूव हो जाती है। इसलिए खरोचने से जो रगड़ के निशान है, रोड एक्सीडेंट है या फिर स्किन रब का जो ऑफ होना, ये सारी चीज़ें एब्रेशन के अंदर आ जाती हैं। एब्रेशन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो किस साइड से जो है वो फोर्स लगी है उसको शो करी होती है, बिकॉज स्किन के ऊपर जो स्क्रैपिंग होती है, मतलब आपने जैसे नाखून मारा है तो आपको पता लग जाएगा कि यार अच्छा यहाँ से नाखून मैंने मारा है और इस तरीके से जो है वो आपकी ऊपर की तरफ आया है, ठीक है ना, तो वो आपकी डायरेक्शन को जो है वो इंडिकेट करी होती है। तो एब्रेशन इज सुपरफिशियल इंजरी ड्यू टू स्क्रैपिंग एंड फ्रिक्शन दैट रिमूव्स आउटर लेयर ऑफ द स्किन, स्क्रैच और ग्रेज मार्क्स। एब्रेशन कैन शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। तो उसमें एब्रेशन में जो छोटी इंजरी होती है वो आपकी लग सकती है, लेकिन फ्रेंजिक के अंदर जो से आपके स्ट्रगल, फॉल, ड्रैगिंग या असॉल्ट की जो डायरेक्शन है उसको बनाने में हेल्प कर रही होती है एब्रेशन में। फिर आपका आ जाता है कंट्यूजन्स। कंट्यूजन्स को जो है वो आपने नील भी कहते हैं, ब्रूजिंग, नील, ठीक है। तो ब्लंट फोर्स यानी कि ट्रॉमा हुआ, यानी बिना शार्प चीज़ जो से की जो से चोट हो, या जहाँ स्किन इंटैक्ट हो यानी कि ऊपर से ठीक रहती हो लेकिन अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपके फट जाए, उसकी वजह से स्किन के नीचे जो है वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए या ब्लूइश या पर्पल डिस्कलराइजेशन देना स्टार्ट हो जाए, तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपकी डेवलप हो सकती हैं। तो कंट्यूजन इज़ अ ब्रूजिंग एक्चुअली काज बाय ब्लंट फोर्स एंड रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स अंडर द स्किन। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द ब्लंट ट्रॉमा, ब्रूजेस कलर चेंजेस आर अप्रॉक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट फॉर द टाइमिंग। तो ब्रूज का जो कलर है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो कलर से कॉन्फिडेंटली नहीं बताई जा सकती। अब कंट्यूजन के अंदर हमने कभी भी याद ये वो नहीं करना कि स्किन की शायद कंडीशन बताई जा रही है, बल्कि अंदर के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी कंडीशंस को आपने मेजर करना होता है। फिर आपका आ जाता है लेसरेशन। लेसरेशन जो सब आपकी ब्लड फोर्सेस से जो है वो टिश्यू टेयरिंग यानी कि टिश्यूज़ का जो है वो फटना होता है, और इसके जो मार्जिन होते हैं यानी कि उसके जो किनारे होते हैं वो आपके बेतरतीब होते हैं या अनइवन होते हैं, और वाउंड के जो अंदर के टिश्यूज़ होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, दोनों साइड से जो है वो कनेक्ट कर होते हैं, मिल जाते हैं। तो लेसरेशन के अंदर जो इनसाइड वाउंड होता है यानी कि शार्प कट वाउंड होता है, तो शार्प कट वाउंड से जो है वो आपको कंफ्यूज जो है वो करना चाहिए, यानी कि इनसाइड वाउंड क्लीन का जो कट होता है, जबकि लेसरेशन जो है वो आपका इरेगुलर होता है। इनसाइड वाउंड का क्लीन होता है और लेसरेशन का आपका क्या होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है। इनसाइड वाउंड आप नीचे पढ़ते हैं। लेसरेशन के अंदर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्लंट फोर्स से आपकी जो टिश्यू है वो टेयर हो जाता है, फट जाता है। टेयरिंग ऑफ टिश्यू ड्यू टू ब्लंट फोर्स ट्रॉमा विद अ ragged margin and tissue bridges. Ragged wound edges with tissue bridges is a finding of laceration. Inside wound has clean margins. इनसाइड वाउंड जब ये नीचे पड़ेंगे, क्लीन मार्जिन लेसरेशन के अंदर इरेगुलर मार्जिन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो चीज़ जाके फट जाती है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर आके लगी है तो वो सीधी तो नहीं होगी ना, ठीक है। यानी कि वो छुरी थोड़ी ना लगी, वो छुरी तो आपकी इनसाइड वाउंड के अंदर आ जाती है कि वो कट हुआ है, लेकिन अगर आपको कोई आप गिरे हैं या आपके अंदर कोई मोटरसाइकिल आके लगा तो उसकी जो शेप होगी वो डिफरेंट होगी, उसको कहते हैं लेसरेशन। इनसाइड वाउंड के अंदर कोई भी चीज़ तेज़ हो उसके अंदर आपको लग सकती है, यानी कि क्लीन लाइनर वाउंड विदाउट द ब्लीडिंग। इनसाइड वाउंड प्रोड्यूस अ शार्प वेपन एज अ क्लीन कट मार्जिन। छुरी से निशान डालें कितना प्यारा बनता है, ठीक है, ट्राई करके देखना, बड़ा लेवल का वाउंड बनता है। तो इनसाइड वाउंड के अंदर जो है वाउंड होता है वो क्लीन होता है, लीनियर होता है और शार्प फोर्स की इंजरी का साइन जो है वो शो कर होता है। स्टैब वाउंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। स्टैब वाउंड के अंदर जो है वो आपकी पॉइंटेड शार्प विजन यानी कि नोकदार चीज़ से बन रहा होता है, जिसके अंदर आपकी जो वो जो सरफेस लेंथ है और आपकी जो डेप्थ है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि लंबाई और जो आपकी गहराई होती है वो आपकी ज़्यादा होती है। तो स्टैब वाउंड के अंदर जो है वो डीपर होता है, दैट इट्स सरफेस लेंथ एंड इज प्रोड्यूस बाय पॉइंट शार्प वेपन, ठीक है ना। तेज़ चीज़ से जो है वो आपको स्टैब वाउंड देखने को मिला होता है, यानी कि नाइफ थ्रस्ट यानी कि चाकू का अंदर घुस जाना, और इंपॉर्टेंट होता है फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो स्टैब है वो की डेप्थ है वो कभी कभी जो है वो जो वेपन की लेंथ है उससे ज़्यादा भी हो सकती है ड्यू टू टिश्यू कंप्रेशन, यानी कि टिश्यू यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज़ का दब जाना। तो स्टैब वाउंड का जो आइडिया है वो छोटी सी चीज़ जो है वो अंदर जाए और जो है वो गहरी हो जाए तो उसको हम कहते हैं एज़ कम्पेयर टू द सरफेस ओपनिंग, तो हम उसे कहते हैं स्टैब वाउंड, किसने अंदर घुसा दिया, चुबा दिया। फिर आपको कहा जाता है फायर आर्म इंजरी। फायर आर्म इंजरी के अंदर आपका जो गन होती है, बुलेट होती है, उसकी अपेयरेंस होती है, यानी कि रेंज ऑफ फायर, कितनी दूर से गोली चली, बंदूक कौन सी थी, गोली का रास्ता कौन सा था, उसकी एंट्री एग्जिट क्या थी, यानी कि गोली के अंदर बाहर आना किस पे डिपेंड कर रहा था। तो एंट्री जो सी होती है वो वाउंड को यूजुअली क्या कर देती है, अगर एंट्री फॉर फायर आर्म इंजरीज यानी कि गोली चलाना डिपेंड ऑन रेंज, वेपन टाइप, बुलेट पाथ एंड एंट्री और एग्जिट कैरेक्टरिस्टिक। एंट्री वाउंड इज़ यूजुअली स्मॉलर। अब जो एंट्री वाउंड है
वो आपका उसके जो सिम्टम्स वो क्या होते हैं आपके छोटे होते हैं, बल्कि विद इन्वर्टेड मार्जिन, यानी कि जो उसके किनारे होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, यानी कि एंट्री कोई भी चीज़ आके मतलब कि बाहर से आके लग रही है, बाहर से आके अंदर लगेगी तो वो स्किन जो होती है वो इन्वर्ट नहीं चली जाएगी, जबकि जो एग्जिट माउंट होता है वो आपका बड़ा होता है, ठीक है ना, विद इन्वर्टेड मार्जिन, यानी कि किनारे होते हैं वो बाहर की तरफ निकले, यानी कि आपने चाकू मारा, ठीक है ना, और वो वहीं पे घुसा रहा तो आपकी स्किन अंदर की तरफ होगी, आपने बाहर निकाला तो वो आपकी बाहर की तरफ जो स्किन है वो निकल जाएगी। तो क्लोज रेंज के अंदर जो फायरिंग होती है उसकी वजह से भी आपको जो बारूद है उसका निशान, टैटूइंग, गन पाउडर पार्टिकल, ये छोटे छोटे बर्निंग जो है वो आपके मिल सकते हैं। तो फार्म इमेजरी के अंदर जो है वो वुड पैटर्न से आप जो है वो बुलेट डायरेक्शन जो है वो देख सकते हैं। फिर आपका आ जाता है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का मतलब होता है कि आपकी जो टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, यानी कि जहरीला मादा होता है, उसका बॉडी के अंदर एंटर होना हार्मफुल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से, यानी कि बॉडी के जो फंक्शन उसको नुकसान पहुंचाना, कितनी क्वांटिटी में हुआ है और कैसे एंटर हुआ है, माउथ से, इंजेक्शन से, या कितनी क्वांटिटी के अंदर, तो और किस तरह से एंटर हुआ है, माउथ से हुआ है, इंजेक्शन से हुआ है, इनहेलेशन से हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है वो देखनी होती है। तो इसके अंदर ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी देर के अंदर जो है एक्सपोजर हुआ है, और पेशेंट की जो कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर सडन वॉमिटिंग है, कोमा है, प्यूपल चेंजेस है, स्मॉल सीजर्स है, वाइड डिस्पायरेटरी डिप्रेशन है, तो वो जो है वो पॉइजनिंग का क्लू होता है। तो पॉइजनिंग अकर व्हेन टॉक्सिक सब्सटेंस आर हार्मफुल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन द डोज, रूट एंड एक्सपोजर टाइम। सडन वॉमिटिंग, कोमा, स्मेल, प्यूपल चेंजेस आर साइन ऑफ द पॉइजनिंग। स्टेबलाइज ABC यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन बिफोर फोकसिंग ऑन द एंटीडॉट, यानी कि किस उसकी पॉइजनिंग हुई है तो आपने जो है वो एंटीडॉट देना है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, अब नीचे पॉइजनिंग आ रही है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का जो आता है आपने जो पेस्टिसाइड है, यानी कि ये जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं, कीड़े मार वाली दवाई होती हैं, उसकी वजह से हो सकती है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट इनिबिट द एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, और होती क्या ऑर्गेनोफॉस्फेट आपकी जो कीड़े मार दवाई, ठीक है, तो वो आपने देखनी होती है। और इसके अंदर क्या होता है, ये आपके जो एसिटाइलकोलिन एंजाइम है, यानी कि एसिटाइलकोलिन को जो है वो तोड़ रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है, जिससे एसिटाइलकोलिन जो है वो नर्व केमिकल मैसेंजर्स है उसमें रोल नहीं करती, बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाती है। अब इसके अंदर जो मस्कुराइनिक सिम्टम्स होते हैं, यानी कि ग्लैंड के स्मूथ होने के सिम्टम्स होते हैं, वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। सलाइवेशन, यानी कि थूक का ज़्यादा हो जाना, वो लैक्रिमेशन, आंसू का ज़्यादा हो जाना, या यूरिनेशन, पेशाब का ज़्यादा आना, मोशन का आना, लंग्स में जो है वो सिक्रीशंस होती हैं वो चली जाती हैं। इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज्म सिम्टम, यानी कि मसल या नर्व जो जंक्शन जो एयरवेज है वो टाइट हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो पेशेंट प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, ब्रोंकोरिया एंड मियोसिस। सो ट्रीट विद द एट्रोपिन प्लस पैराडॉक्सिन। एट्रोपिन कंट्रोल मस्कुरेनिक सिम्टम्स, ठीक है। तो निकोटिनिक सिम्टम्स भी इसके अंदर आपको जो है वो शो हो रहे होते हैं। एट्रोपिन जो है वो मस्कुलर सिम्टम जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। पैरालिडोक्सिन जो है वो इंजाइम की दोबारा रिएक्टिव करने के अंदर जो है वो हेल्प कर रहा होता है विद अर्री। अपॉइड पॉइजनिंग जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली आते हैं कि इसने जो है ना वो गोलियां वगैरह खा ली हैं, जिससे CNS की डिप्रेशन यानी ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, और रिस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस है यानी कि सांस लेने के अंदर जो अमल होता है वो आपको स्लो हो जाता है। क्लासिक ट्रायल में आपने क्या याद रखना है इसके अंदर, कोमा, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड पिन पॉइंट न्यूपल। पिन पॉइंट न्यूपल आर द क्लासिकल साइन ऑफ अपॉइड पॉइजनिंग। अब मुझे बताएं अपॉइड पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होता है, नैलोक्सोन। अच्छा, फिर आपका आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग होती है उसके अंदर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपकी कलरलेस होती है। हाउस फायर, फिल्टर, हीटर, जनरेटर, इससे एग्जॉस्ट हो रही होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड करती क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से क्या कहते हैं अपना ऑक्सीजन कैरी करने वाले जो ब्लड प्रोटीन्स होती हैं उससे ऑक्सीजन से जो है वो स्ट्रांगली बाइंड करता है, जिससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बन रहे होते हैं। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड किससे मिल रहा होता है, हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, इससे जाके जो है वो यहाँ पे बन रहा होता है हीमोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। तो उसकी वजह से जो है वो आपको जो पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है, अब ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो टिश्यूज़ के अंदर कम हो जाती है। पेशेंट हेडेक, डिजीनेस, कन्फ्यूजन, नोजिया, अनकॉन्शियसनेस के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है। और पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर जो फिंगर है उसकी ऑक्सीजन से जो मशीन लगी होती है वो आपकी फास्टली नॉर्मल आ सकती है, बिकॉज मशीन जो है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड HP और ऑक्सीजन HB को जो है डिफ्रेंशिएट कर रही होती है। प्लीज़ आपने जो है वो ये पॉइंट जो है लाजमी देखना होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई किसी किस्म की जो डिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका लास्ट
और कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से जो है वो आपका सीनस डिप्रेशन हो जाता है, ब्रेन स्लो हो जाता है, इससे जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग, बॉडी बैलेंस कंट्रोल, बोलना, होश में आना और ख़राब हो जाना, ये सारी चीज़ें आती है। तो पेशेंट जो है वो स्लर्ड स्पीच के साथ आता है, एटेक्सिया के साथ आता है, और स्मेल ऑफ अल्कोहल जहाँ पे भी आएगा आपको पता चल जाएगा यार देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, जिसके अंदर सीएनएस जो है वो डिप्रेस हो रहा है। और फोरेंसिक या क्लिनिकल जो है ट्रैप होता है, ये आपकी हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर जो है वो लो कर रहा होता है। बाकी हेड इंजरी, सर की चोट, स्ट्रोक या ड्रग की जो इंटॉक्सिकेशन है उसमें भी जो है वो अल्कोहल जैसी प्रिजर्वेशन हो सकती है। ठीक है, क्लियर? अगर समझ आइए ना तो आपने लाइक लाजमी करना है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ऑर्गेनोफॉस्फेट, अवॉइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर आर इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्स के अंदर जो है वो आपने ये दोनों चीज़ें जो है वो लाजमी देखनी है, स्टॉप बाउंड्स और इनसाइड बाउंड। इसके अलावा बर्न का ये है, इसके साथ साथ मैनुअल और लीगर स्ट्रैंगुलेशन। इसके अलावा आपका एल्गोर और मोर लीवर रेगुलर मार्टस। इसके अलावा आपने पोस्टमार्टम चेंजेस को देखना होता है और एज एस्टिमेशन विद सेक्स डिटरमिनेशन को देखना होता है। ठीक है ना? सो दिस ऑफ इट फॉर द फोरेंसिक मेडिसिन। नेक्स्ट है कम्युनिटी मेडिसिन। पानी पी लो मैं। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना कि आप चाहे मेरे से बड़े हों छोटे हों, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि मैच्योरिटी इज़ व्हेन यू रियलाइज़ के आखिर तक आपको अकेले ही लड़ना होता है। ठीक है ना? आप पास हों या फेल हों, ठीक है, दुनिया को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी आपने एफ़र्ट किया है, आपकी फ़ैमिली के अंदर कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको इस एग्ज़ाम की कितनी नीड है, ओनली अल्लाह नोज़। ठीक है ना? और अगर अल्लाह ताला कहीं ना कहीं अगर आपको किसी चीज़ के अंदर फेल कर भी देता है ना, इट डज़ंट मीन कि आप उस चीज़ के कैपेबल नहीं थे, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला आपको कुछ अच्छा देना चाह रहा है। ठीक है ना? याद रखें कि फेलियर और सक्सेस के अंदर ना सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि फेलियर के बाद इंसान जो है ना सीख सकता है। ठीक है ना? याद रखें कि फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज़ द ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ सक्सेस। फेलियर इज़ नॉट द एंड, फेलियर इज़ अ फीडबैक। फेलियर इज़ नॉट अ फुल स्टॉप, फेलियर इज़ अ कॉमा। कि आप पॉज लो, सीखो, इम्प्रूव करो और फिर से स्टार्ट लो। ठीक है ना? सक्सेस आपको सिर्फ एक लम्हे के लिए खुशी दे सकती है। ठीक है ना? और सक्सेस जो सा होता है वो आपको कुछ लेसन ही सिखा सकती है, लेकिन फेलियर आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। ठीक है ना? अगर आप एग्ज़ाम के अंदर माइंडसेट ही इस चीज़ का लेके जाएं कि यार मैं पास नहीं होऊंगा, यार मैं अगर फेल हो गया तो यार वो लोग क्या कहेंगे, वो 3 से 4 लोग क्या कहेंगे। आप इन 3 से 4 लोगों को कैंसिल करके अपनी ज़िंदगी में ना अगले 5 से जो 7 लोग हैं ना, जो आपके पेरेंट्स हैं या आपकी फैमिली है, उनके ऊपर नज़र रखना स्टार्ट करें, उनकी फीलिंग्स को समझना स्टार्ट करें, व्हाट दे वांट। ठीक है ना? पेरेंट्स हमेशा आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पीछे से पकड़ सकते हैं, वो आपका हाथ पकड़ के आपको घसीट नहीं सकते। ठीक है ना? चलना आपने खुद है। तो कभी भी एनआरई के अंदर अपना ये माइंडसेट ना लेके जाना, वो यार मैं अगर फेल हो गया था, यार ये हो गया, तो कभी भी ये वाला माइंडसेट नहीं लेके जाना। हमेशा माइंडसेट पॉजिटिव लेके जाना कि होगा, मैं करके दिखाऊंगा। बेशक जितना मर्जी पढ़ा है, चाहे आप सिर्फ यही रैपिड रिवीजन से क्यों ना करें, आप अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग लेके जाएं, आप करके दिखाएंगे। और मेरी लाइफ की सिर्फ एक चीज़ है कि मैंने ज़िंदगी में पिछले 4 ईयर्स से मैंने हमेशा कंसिस्टेंटली पढ़ा है। मैंने कभी भी कोई डे स्किप नहीं किया। हाँ, अनटिल अनलेस कि मैं कहीं कॉल पे हूँ या मैं ना पढ़ सकूँ, लेकिन मेरे मोबाइल के अंदर IMD की ऐप है जो मैंने बाय की हुई है पिछले 4 साल से। ठीक है ना? मैं हर साल की जो उसी की एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, मैं उसे अपने AMC के MCQs कर रहा होता हूँ, मैं अपने एमएटेक्स एम्बॉस का कर रहा होता हूँ, पास मेडिसिन कर रहा होता हूँ, USMLE के MCQs कर रहा होता हूँ, इतने क्यू बैंक्स हैं मैं कर रहा होता हूँ। बट मैंने कभी भी स्टडी को स्किप नहीं किया। मैं अपने आप से हमेशा वो रहा हूँ कि मैंने अगर डेली का आधा घंटा भी पढ़ना पड़े, मैं पढ़ता हूँ। आधा घंटा कितना ही होता है 24 घंटे के अंदर। तो लाइफ के अंदर आपने हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, और फेलियर और सक्सेस के अंदर आपने हमेशा जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है कि यार कोई बात नहीं, अगर इस दफ़ा ना हुआ तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा। ये लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दें। लोगों ने पता है क्या पूछना है? हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, की होया तेरा, पास है या फेल है? आपने कहा फेल, कॉल एंड दे डोंट केयर अबाउट यू। ओनली पेरेंट्स आर देयर टू केयर अबाउट योर सेल्फ, योर माइंड सेट। शायद वो भी नहीं होते। इसलिए आपने अपना ख्याल खुद रखना। ठीक है ना? पॉजिटिव रहना है हमेशा, फेलियर से नहीं घबराना। ठीक है ना? पास हो गए तो ठीक है, जो वाह होगी है, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो वो ज़िंदगी का एक लेसन होता है। ठीक है? तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी कि कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर फेलियर्स को, दूसरे लोगों की टेंशन नहीं लेनी। लोग क्या कहेंगे, लोग भाड़ में गए यार, लोग नहीं आते। लोग आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जब बुरी हो नहीं आते, आपकी तबीयत ख़राब हो नहीं आते, कुछ भी हो लोग नहीं आते। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें थी। खैर, नेक्स्ट टॉक अबाउट द कम्युनिटी मेडिसिन।
कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो आपका एपिडेमोलॉजी का है। तो एपिडेमोलॉजी का जो मतलब होता है वो आपकी जो बीमारियाँ होती है, यानी कि जो पॉपुलेशन लेवल है, यानी कि पूरा जो कम्युनिटी ग्रुप है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ था बहुत अच्छे से। तो उसके ऊपर जो है वो स्टडी करना होता है कि इसमें आपने ये देखा जाता है कि डिजीज़ जो है वो किस ग्रुप के अंदर ज़्यादा हो रही है, किस एरिया के अंदर ज़्यादा हो रही है और किस सीज़न के अंदर ज़्यादा हो रही है, यानी कि कौन सा इसके अंदर जो है वो ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, कौन से सीज़न गर्मियों में, सर्दियों में, या उसके अंदर जो सा ज़्यादा हो रहा है, और कौन सी ऐसी जो डिज़ीज़ है वो ग्रुप में और किस एरिया के अंदर जो सा वो आपकी ज़्यादा हो रही है। तो ग्रुप, एरिया एंड सीज़न जो सा वो इस चीज़ एपिडेमोलॉजी के अंदर जो सा वो देखा जाता है। ठीक है, तो डिजीज़ को किसको, कहाँ पे, कब और क्यों अफेक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें जो सा वो आपकी एपिडेमोलॉजी के अंदर आती हैं। फिर आपका आ जाता है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है कि आपकी न्यू केसेस को काउंट करना, ठीक है ना। और इसमें ये जो इंसिडेंस में बताते हैं कि जो डिजीज़ है वो डेवलप होने का जो रिस्क है वो कितना है, यानी कि अगर एक डिफाइंड ड्यूरेशन, जैसे 1 साल के अंदर जो डिजीज़ है उसके न्यू केसेस आए हैं, मतलब कोविड के न्यू केसेस आए हैं और बता रहे हैं कि कितना डेवलप हुआ है, तो उसका जो रिस्क होता है, यानी कि बीमारी होने के जो चांसेस होते हैं वो आपको शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 साल के अंदर अगर 1000 हेल्दी लोगों के अंदर 50 लोग डायबिटीज़ के अंदर डेवलप हुए हैं, तो ये इसका इंसिडेंट होता है कि 1000 में से 50 लोग डायबिटीज़ के इन्वॉल्व हुए, तो यानी कि जो ऑन गोइंग ग्रोइंग डिजीज़ है वो कितनी है। ठीक है, तो मतलब उसका इंसिडेंस क्या है, उस डिजीज़ का जो डेवलप होने का रिस्क है वो कितना है, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस। तो ये आपने पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ ओवरऑल जो सा बताता जा रहा हूँ, क्योंकि आपने कम्युनिटी मेडिसिन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। प्रेवलेंस का क्या मतलब होता है, प्रेवलेंस जो होता है वो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो डिजीज़ है उसकी टोटल एग्जिस्टिंग केसेस, यानी कि उसके पुराने और न्यू, यानी कि ओल्ड, कोई और कलर कर लेना, प्लस ओल्ड प्लस जो उसके न्यू केसेस होते हैं, उस पे जो है वो अब हम बात करते हैं कि उसकी जो ओल्ड प्लस न्यू केसेस, उनके एग्जिस्टिंग केसेस के ऊपर हम बात कर रहे थे कि जो ये जो पॉइंट होता है प्रेवलेंस, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो टोटल केसेस होते हैं, ये जो ये पीरियड है, ये पॉइंट प्रेवलेंस होता है और ये पीरियड प्रेवलेंस होता है। जो पॉइंट होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपकी एक स्पेसिफिक टाइम पे टोटल कितने केसेस थे, क्या थे, टोटल कितने केसेस थे एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। और एक पीरियड का जो पीरियड प्रेवलेंस का मतलब होता है कि एक ड्यूरेशन के अंदर टोटल कितने पीरियड थे, एक जो ड्यूरेशन है उसके अंदर जो है वो कितने केसेस हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक क्रोनिक डिजीज़ है, वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो उसके अंदर जो प्रेवलेंस है वो आपका ज़्यादा होता है, बिकॉज पेशेंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक उसका जो ड्यूरेशन होता है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम बहुत लॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टाइम तक जो है वो डिजीज़ उसके साथ जो है वो रखता है। तो प्रेवलेंस के अंदर जो डिजीज़ है उसका जो बर्डन है कम्युनिटी के ऊपर, जो उसका टोटल लोड है, वो आपको बता रहा होता है उसके प्रेवलेंस के अंदर कि उसका कितना लोड है, या न्यू रिस्क नहीं है, ये है, तो वो आपका प्रेवलेंस के अंदर जो है वो बता रहा होता है। ठीक है, तो प्रेवलेंस इंक्रीज व्हेन डिजीज ड्यूरेशन इज लॉन्ग। फिर आपका आ जाता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के अंदर आपने जो है वो टेस्ट की जो एबिलिटी होती है, यानी कि वो डिजीज यानी कि जिनको डिजीज़ है उसको करेक्टली जो है वो पॉजिटिव जो है वो आपने डिटेक्ट करना है, यानी कि आपके अगर टेस्ट जो है वो हाईली सेंसिटिव है, तो जो फॉल्स नेगेटिव होते हैं, यानी कि डिजीज़ होते हुए भी आपको नेगेटिव मिले, ये कम होते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि अर्ली डिटेक्शन टेस्ट जो होता है वो यूजली आपके सेंसिटिव होने चाहिए, ताकि डिजीज़ जो है वो आपकी मिस ना हो, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है ओवरऑल कि आपके हाई सेंसिटिव टेस्ट जो होता है वो अगर नेगेटिव आए तो डिजीज़ जो होता है वो आपने रूल आउट करनी है, यानी कि डिजीज़ के जो चांसेस होते हैं वो आपके कम होते हैं, ठीक है ना, इन द रूल आउट करके। तो सिन आउट के नाम से आपने जो है वो याद रखना है कि आपकी अगर हाई सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो आपके नेगेटिव आते हैं, तो इसका मतलब है कि डिजीज़ जो है वो आपने टू रूल आउट द डिजीज़, तो ये मतलब ये है कि डिजीज़ के जो चांसेस हैं वो आपके कम होते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी टू टेस्ट द करेक्टली आइडेंटिफाइड पीपल हु ट्रूली हैव द डिजीज़, मतलब किस में है एक्चुअल में। तो हाई सेंसिटिविटी रूल्स आउट डिजीज़ व्हेन टेस्ट इज नेगेटिव। व्हाट इज स्पेसिफिसिटी, आपने सेंसिटिव टेस्ट भी पढ़े, स्पेसिफिक टेस्ट भी पढ़े हुए हैं। स्पेसिफिसिटी से मतलब मुराद ये होता है कि टेस्ट की जो है वो एबिलिटी है कि वो हेल्दी जो पीपल है, यानी कि जिनको डिजीज़ नहीं है, उनको करेक्टली जो है वो नेगेटिव जो है वो आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना। यानी कि भाई जो सेहतमंद है उनके अंदर वो नेगेटिव, भाई वो सिंपल कहेगी इसके अंदर नेगेटिव है। अगर टेस्ट हाईली स्पेसिफिक होता है तो इसका जो फॉल्स पॉजिटिव होती है, यानी कि डिजीज़ ना होते हुए भी आपको जो अगर टेस्ट पॉजिटिव मिलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो फॉल्स पॉजिटिव जो है वो आपके कम होते हैं, ठीक है। तो आपने फिर जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट, यानी कि जो जिससे डायग्नोज जो है वो कन्फर्म करने वाले जो से टेस्ट होते हैं, वो आपने फिर यूजुअली आपके जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। तो स्पेसिफिसिटी से मुराद क्या होता है कि हाई जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं अगर वो आपके पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब है आपने डिजीज़ को जो है वो रूल इन किया, यानी कि डिजीज़ जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि इस बंदे के अंदर जो है वो डिजीज़ है। तो हाई स्पेसिफिसिटी रूल इन डिजीज़ व्हेन टेस्ट इज पॉजिटिव। हाई सेंसिटिविटी रूल आउट व्हेन डिजीज़ इज नेगेटिव। हाई स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि आपके जो तब रूल आउट करनी होती है जब टेस्ट क्या हो आपके पॉजिटिव हो।
फिर आपका आ जाता है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज़। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू विच इज़ पीपीवी इज़ मतलब ये होता है कि पॉजिटिव टेस्ट के बाद एक्चुअल जो डिजीज़ है उसके होने के चांसेस। फॉर एग्जांपल आपने अगर टेस्ट किया और उसके बाद जो है वो डिजीज़ ना हुई, ठीक है ना, एक तो वो पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट ये होता है कि आपको पॉजिटिव टेस्ट के बाद आपको जो है उस डिजीज़ के अंदर चांसेस आपने चांसेस देखे, ठीक है ना। अब ये नहीं होता कि सिर्फ जो है टेस्ट की क्वालिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिजीज़ की जो प्रेवलेंस होती है, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर डिजीज़ कितनी कॉमन है, उसके ऊपर भी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कि आइदर डिजीज़ हो भी रही है कि नहीं हो रही। अगर डिजीज़ कॉमन हो तो आपकी सारी बातें टेस्ट पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। और अगर डिजीज़ रेयर है तो आपके जो पॉजिटिव टेस्ट है वो आपके क्या होंगे, फॉल्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है, नॉट फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव होंगे। वो फिर फॉल्स नेगेटिव पिछले की तहरीर को जो होता है डिजीज़ के रेयर होने को जो है वो गलत कर देगा। तो पीपीवी के अंदर जो है वो आपने याद रखना है कि जो टेस्ट है अगर पॉजिटिव आता है तो यानी कि जो डिजीज़ है उसके जो एक्चुअल चांसेस हैं वो आप बताते हैं कि इसके एक्चुअल चांसेस कितने हैं। तो पीपीवी इंक्रीज व्हेन डिजीज़ प्रेवलेंस इंक्रीज, ठीक है ना। अभी आप ऊपर प्रेवलेंस पढ़ के आए कि प्रेवलेंस के अंदर आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर डिजीज़ के अंदर टोटल एग्जिस्टिंग केसेस यानी पुराने और न्यू केसेस कितने हैं वो बताए जाते हैं। तो इसके अंदर ये है कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के अंदर आपको बताया जाता है कि जो प्रेवलेंस है मतलब न्यू और आपकी जो पुरानी बीमारी है उसके चांसेस जो है वो कितने हैं। फिर आपका जाता है नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का क्या मतलब होता है कि नेगेटिव टेस्ट के बाद जो एक्चुअल डिजीज़ है वो एब्सेंट है, जो एब्सेंट होने के जो चांसेस हैं वो आपको बताए जाते हैं। यानी कि जब प्रेवलेंस लो होती है तो आपकी जो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू वो आपका हाई हो जाता है। सारी बात है, अगर डिजीज़ होगी तो आपका पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, अगर डिजीज़ नहीं होगी तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, बात खत्म। तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के अंदर आपका टेस्ट नेगेटिव आए तो इसका मतलब है डिजीज़ ना होने के जो है वो चांसेस हैं। सिंपल इज़ दैट। फिर आपका जाता है रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव जो रिस्क होता है उसके अंदर आप जो है वो एक्सपोज करते हैं ग्रुप को, यानी कि आपको जो रिस्क फैक्टर वाले लोग होते हैं और अनएक्सपोज ग्रुप होते हैं, जो रिस्क फैक्टर ना रोकने वाले जो लोग होते हैं, उसके अंदर जो डिजीज़ है उसको आपने कंपेयर करना होता है कि एक्सपोज ग्रुप वर्सेस अनएक्सपोज ग्रुप, एक्सपोज पीपल वर्सेस अनएक्सपोज पीपल। तो यूजली जो है वो आपकी जो कोहॉर्ट स्टडी, यानी कि कोहॉर्ट स्टडी का क्या मतलब होता है कि आपके एक्सपोजर से स्टार्ट करके आपकी जो फ्यूचर डिजीज़ है वो आप जो है उसमें देखते हैं स्टडी, उसके अंदर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो स्मोकर के अंदर जो है वो लंग्स जो कैंसर का जो रिस्क होता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्मोकर है उसके अंदर जो लंग कैंसर का रिस्क है वो नॉन स्मोकर की जो कंपेरिजन है वो कितना ज़्यादा है ऑफ कोर्स। तो रिलेटिव रिस्क के अंदर आपने जो है डिफरेंशिएट करना होता है कि अगर एक बंदा सिगरेट पी रहा है तो उसके अंदर कैंसर का रिस्क कितना है, एक बंदा अगर नहीं पी रहा है तो उसके अंदर जो है वो रिस्क कितना है। फिर आपका आता है नेक्स्ट ऑड्स रेशो। ऑड्स रेशो से मुराद होता है कि केसेस यानी कि ऐसे डिजीज़ वाले लोग और मतलब कि एक तो रेशो की केसेस यानी कि डिजीज़ वाले लोग और उसका जो कंट्रोल होता है यानी कि डिजीज़ ना रुकने वाले लोग, ठीक है ना, जिसके अंदर पास्ट एक्सपोजर है कि पहले से जो है वो रिस्क फैक्टर था या नहीं है, तो उसके अंदर जो है आपने कंपेयर करना होता है कि ऑड्स रेशो कंपेयर ऑड्स ऑफ एक्सपोजर अमंग केसेस एंड द कंट्रोल्स, ठीक है ना। उसके अंदर पास्ट एक्सपोजर और उसके अंदर जो है आपने कंपेयर करना होता है। तो ये जो से केसेस होते हैं कंट्रोल स्टडी के अंदर जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, जहाँ हम डिजीज़ से जो है वो स्टार्ट करते हैं और पीछे जो है वो उसकी एक्सपोजर हिस्ट्री जो है वो देख रहे होते हैं। फिर रेयर डिजीज़ के अंदर जो है वो ऑड्स रेशो जो है वो हम देख रहे होते हैं कि यार अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट देखेंगे कितनी हुई है या नहीं हुई, ठीक है ना। तो ऑड्स रेशो मोस्टली तब यूज़ होते हैं जब आपकी जो डायरेक्ट इंसिडेंस है वो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, आप डिजीज़ ना रुकने वाले लोग, डिजीज़ वाले लोग या पहले रिस्क फैक्टर उनमें था या नहीं था, उनमें अंदर जो अगर आप कंपेरिजन नहीं करें, यानी कि एक्सपोजर अमंग द केसेस एंड अमंग द कंट्रोल्स, कि किसके अंदर कंट्रोल हुआ है किसके अंदर कंट्रोल नहीं हुआ। तो इट इज़ अ केस कंट्रोल स्टडी। ऑड्स रेशियो इज यूज व्हेन इंसिडेंस कैन नॉट बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड, ठीक है। इंसिडेंस में आपको ऊपर पढ़ाया हूँ। कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है मैं अभी आपको ऊपर पढ़ा के उनके रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है ना। और रिसर्चर जो होते हैं वो एक्सपोज और अनएक्सपोज जो ग्रुप है उसके अंदर उसको जो है वो टाइम के साथ फॉलो कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि इस ग्रुप के अंदर जो डिजीज़ है वो डेवलप होती है या नहीं होती। इससे जो इंसिडेंस है और रिलेटिव रिस्क है वो हम कैलकुलेट किया जा सकता है या आपका नहीं किया जा सकता। तो कोहॉर्ट स्टडी स्टार्ट विद एक्सपोजर स्टेटस एंड फॉलो पार्टिसिपेंट ओवर द टाइम टू सी हु डेवलप द डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल स्मोकर और नॉन स्मोकर मैं भी आपको ऊपर पढ़ा के हूँ किसके अंदर जो है वो डिजीज़ हो सकती है और किसके अंदर आपको डिजीज़ नहीं होती, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या याद रखना है कि किसके अंदर एक्सपोजर होता है, फिर फॉलो अप एंड देन द डिजीज आउटकम। नेक्स्ट इज केस कंट्रोल स्टडी। अब केस कंट्रोल स्टडी के अंदर जो डिजीज़ होता है उसका जो स्टेटस से स्टार्ट होना, यानी कि पहले जो डिजीज़ है पहले केसेस होते हैं डिजीज़ वाले और फिर कंट्रोल यानी कि डिजीज़ के बगैर अब सेलेक्ट किए जाते हैं। फिर
उसकी पास्ट एक्सपोजर हिस्ट्री से कंपेयर करते हैं कि अगर ये रेयर डिजीज़ है यानी कि कम कॉमन डिजीज़ के साथ जो है के लिए जो है वो यूज़फुल है और डिजीज़ वाले जो लोग हैं वो पहले से जो है वो सिलेक्ट होते हैं केस कंट्रोल स्टडी के अंदर। तो केस कंट्रोल का जो फ्लो होता है ना वो होता है कि आपकी पहले जो है वो डिजीज़ हुई है, फिर उसके बाद उनके जो पास्ट एक्सपोजर है वो देखा जाता है, ठीक है ना। और इसका जो मेजर है वो आपने जो है वो ऑड्स रेशो से जो है करना होता है, यानी कि कंट्रोल स्टडी स्टार्ट्स विद डिजीज़ स्टेटस एंड लुक्स बैकवर्ड फॉर द पास्ट एक्सपोजर। यानी कि डिज़ीज़ का जो स्टेटस है स्टेटस से जो है वो आपका स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है वो आपने जो है वो जो डिज़ीज़ वाले केसेस होते हैं और फिर जो है वो कंट्रोल वाले जो होते हैं यानी कि डिज़ीज़ वाले और डिज़ीज़ के बगैर वाले, उन दोनों को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है और फिर आपने देखना होता है इन दोनों के अंदर जो है वो पास्ट हिस्ट्री किसकी जो है वो कॉमन है। तो केस कंट्रोल कैलकुलेट द ऑड्स रेशियो नॉट रिलेटिवली रिस्क डायरेक्टली। फिर आपका आ जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक स्पेसिफिक जो सा पॉइंट होता है इन टाइम, यानी कि एक वक्त के ऊपर जो है वो आपकी जो एक्सपोजर है और डिजीज़ है दोनों को जो है वो मेजर करी होती है। अब इस सर्वे के अंदर यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर असेसमेंट की जो है वो टाइप होती है जिसके अंदर आप प्रेवलेंस को जो है वो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो कॉज इफेक्ट का जो रिलेशनशिप होता है वो आपका क्लियरली एस्टेब्लिश नहीं हो पाता, ठीक है। ये थोड़े से ऐसे खुश्क से सब्जेक्ट है लेकिन आपने जो है उसके क्लूज़ वगैरह से भी याद रखने हैं मेनली, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर जो है वो कम्युनिटी की जो स्नैपशॉट पिक्चर है वो होती है कि एक वक्त के ऊपर डिजीज़ का जो बर्डन है वो कितना जो है वो बना रही है। तो इट मेजर्स द प्रेवलेंस नॉट द इंसिडेंस, मतलब प्रेवलेंस बताना है नॉट द इंसिडेंस, यानी कि आपको डिज़ीज़ की पूरी जो पुरानी थी नई है, ठीक है ना, उसका बताना होता है कि इसके अंदर पुरानी कितनी थी नई कितने आए हैं, उसके स्पेसिफिक टाइम पे टोटल कितने केसेस आए हैं, एक ड्यूरेशन के अंदर कितने टोटल केसेस बने हैं, लॉन्ग टर्म डिजीज़ कौन से हैं, नॉट द इंसिडेंस, यानी कि आपकी जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है यानी कि आपकी जो डिफाइंड ड्यूरेशन है, जैसे एक साल पहले के जो डिजीज़ हैं उसमें कितने केसेस आए, कितने डेवलप हुए, इस बीमारी के होने के चांसेस कितने, वो नहीं है, सिर्फ सर्विलेंस को जो है वो मेजर करना होता है क्रॉस स्टडी के अंदर, ठीक है। फिर आपका जाता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के अंदर जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको रैंडमली यानी कि चांस से इंटरवेंशन ग्रुप यानी कि ट्रीटमेंट या वैक्सीन ग्रुप के अंदर जो है उसके अंदर जो है वो डाला जाता है। अब ये जो कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको हम प्लेसिबो कहते हैं या स्टैंडर्ड केयर ग्रुप कहते हैं, उसके अंदर जो है वो आपने असाइन करते हैं। तो रैंडमाइजेशन जो होता है वो कन्फाउंडिंग को जो है रिड्यूस कर रहा होता है, यानी कि थर्ड फैक्टर का जो इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस कर रहा होता है। तो याद रखें कि रैंडमाइज कंट्रोल इफेक्ट इज अ असाइंड पार्टिसिपेंट, यानी कि ऐसे पार्टिसिपेंट जो रैंडमली जो है वो इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप उन्हें इंटरवेंशन यानी कि आपको ट्रीटमेंट वैक्सीन ग्रुप जो है देने वाला जो ग्रुप होता है उसके अंदर, या जो कंट्रोल ग्रुप होता है प्लेसिबो या स्टैंडर्ड केयर ग्रुप होता है उसके अंदर जो है वो असाइन किया जाता है टू टेस्ट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन इफेक्ट, कि उसका जो ट्रीटमेंट है या उसकी जो प्रिवेंशन है वो कि एक को हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, एक को हम जो है वो वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो दे रहे होते हैं, एक को जो है वो प्लेसिबो या स्टैंडर्ड जो हम केयर वगैरह कर रहे होते हैं उसमें हम रखते हैं, और उसके अंदर जो है वो हम कंफाउंडिंग करते हैं यानी कि थर्ड फैक्टर का जो फैक्टर है वो उसको रिड्यूस करी होती है। तो आरसीटी के अंदर जो है वो ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस जो है वो टेस्ट करने के लिए जो है वो आपने डिज़ाइन किया जाता है। तो आरसीटी के अंदर जो है वो कोर आइडिया क्या है आपने याद रखना है, ग्रुप्स को जो है वो फेयर तरीके से डिवाइड करते हैं कि यार ये इसको जो है वो हमने इंटरवेंशन ग्रुप के अंदर रखना है, इसको अंदर जो है वो कंट्रोल ग्रुप के अंदर रखना है, फिर जो है वो उसकी इंटरवेंशन करते हैं और इंटरवेंशन का जो है वो इफेक्ट देखते हैं। फिर ब्याज क्या होता है, ये आपने कॉमनली लफ्ज़ सुना भी होगा। ब्याज का मतलब ये होता है कि सिस्टमिक एवरी यानी कि स्टडी जो का डिज़ाइन है, डाटा की कलेक्शन है, उसकी जो से वो आपको कंसिस्टेंटली गलती मिलती जाए, ठीक है ना, जो आपको रिजल्ट को जो सा वो सच से जो सा दूर रखे। वो कहते हैं ना कि मैं विदाउट एनी ब्याज जो सा वो बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि सच से जो है वो आपको दूर रखने वाली बात होती है, ठीक है ना। तो ब्याज जो होते हैं वो आपकी इसके अंदर सिलेक्शन ब्याज आते हैं, ठीक है। तो ब्याज सिस्टमिक एरर इन स्टडी डिजाइन और डाटा कलेक्शन दैट डिस्टॉर्ट रिजल्ट अवे फ्रॉम द ट्रूथ, सच से आपको दूर रखे। अब सिलेक्शन ब्याज जो होता है उसके अंदर आपको जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो रॉन्ग सेलेक्ट किए जाते हैं, क्या होते हैं जो पार्टिसिपेंट है वो आपके रॉन्ग सेलेक्ट होते हैं। रिकॉल ब्याज के ऊपर जो पास्ट हिस्ट्री होती है वो आपका गलत याद होना या गलत डिस्क्राइब करना। ऑब्जर्वर ब्याज के अंदर आपकी जो रिसर्चेज है उनकी जजमेंट का जो सा फैक्ट होना वो जजमेंट ही गलत होना, ठीक है ना। तो सैम्पल जो सा वो कॉमन एग्जांपल्स हैं जिसमें आपके जो मतलब ये कॉमन सी एग्जांपल्स हैं, सिलेक्शन ब्याज, रिकॉल ब्याज, ऑब्जर्वर ब्याज, यानी कि सैम्पल जो है वो साइज़ बढ़ा देने से आपके जो ब्याज है वो फिक्स नहीं हो रहा होता, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो आपकी मेथड के अंदर हो रही होती है, नॉट इन द फिक्सेशन।
तो ब्याज जो है वो स्टडी को रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर जो है वो लेके जा रहा होता है, जिसको जो है वो डिज़ाइन स्टेज के ऊपर जो है वो प्रिवेंट हमने करना होता है। फिर आपकी जाती है कन्फाउंडिंग तब होती है जब आपकी जो थर्ड फैक्टर, मैं भी आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ कि जो तीसरे थर्ड रिलेटेड फैक्टर होता है उसका एक्सपोजर या जो उसका आउटकम होता है वो दोनों से जो है वो लिंक्ड हो, या आपका जो उसका एक्चुअल जो रिलेशनशिप है ये डिस्टॉर्ट हो, या यानी कि गलत शो करे। तो स्क्रीनिंग कंफाउंडिंग is the occur when the third factor is related to both exposure and outcome or distorted with the association। अब एग्जाम्पल में अगर कॉफ़ी और लंग कैंसर के अगर लिंक नज़र आ रहा है, यानी कि कॉफ़ी और लंग कैंसर का लिंक नज़र आ रहा है, आपने उसमें लेकिन रियल को फाउंडर के अंदर यानी कि थर्ड फैक्टर के अंदर जो है वो को फाउंडर स्मोकिंग है। यानी कि देखिए ना, एक बंदा है वो, अब फॉर एग्जांपल ये आपकी सिगरेट है, ठीक है ना, अब ये बंदा कॉफ़ी पी रहा है, ठीक है ना, और ये बंदा जो है वो सिगरेट पी रहा है, यानी कि स्मोकिंग, और ये आपकी कॉफ़ी। अब ये आपके फॉर एग्जांपल लंग कैंसर है, क्या है, लंग कैंसर। अब एक बंदा कैफ़ीन पी रहा है और उसकी हिस्ट्री ली जाती है, यार ये तो कैफ़ीन पीते से लंग कैंसर हो रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन ये कहीं ना कहीं सिगरेट भी पी रहा है छुप छुप के। तो आपने रियल काज को रूल आउट करना है, ये नहीं कहना कि कॉफ़ी पीने से हो रहा है, आपने उसकी बैक ऑफ द हैंड जाके जो है वो देखना है कि यार शायद वो स्मोकिंग करता हो। जब आप पूछें स्मोकिंग करते हैं, हाँ जी मैं स्मोकिंग तो करता हूँ, ठीक है ना, तो कॉफ़ी पीने से नहीं होता, बिहाइंड द सीन आपने उसका एक्सपोजर, उसके आउटकम और फिर डिस्टॉर्टेड एसोसिएशन से जो डिस्टॉर्ट होता है उसको जो है रूल आउट करना होता है। यानी कि जो को फाउंडर के हिडन मिक्सिंग फैक्टर होता है, जो एक्सपोजर डिजीज से रिलेशन होता है, वो आपको कंफ्यूज कर रहा होता है। यानी कि आप परेशान होंगे यार कॉफ़ी से इसको लंग कैंसर कैसे हुआ, लेकिन इसके पीछे जो इसका को फाउंडर हिडन मिक्सिंग फैक्टर वो तो आपका स्मोकिंग है, ठीक है ना। तो इसमें आपको को फाउंडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो हिडन फैक्टर है उसको आपने जो है वो देखना है। फिर आपका आ जाता है स्क्रीनिंग। क्या होता है स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो अपेरेंटली जो हेल्दी पीपल होते हैं, जो जिनके अंदर जो अभी सिम्टम्स है वो शो नहीं करते, उसके अंदर जो डिज़ीज़ को जो है वो अर्ली डिटेक्ट करना, और स्क्रीनिंग का जो पर्पज़ होता है वो डिज़ीज़ के जो सिम्टम्स है वो पहले आपको मिल जाए ताकि जो ट्रीटमेंट है वो अर्ली ऑन स्टार्ट हो जाए और कॉम्प्लिकेशन से जो है वो आपको बता जाए। फॉर एग्जांपल मैमोग्राफी यानी कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग टेस्ट है, पेप्समेयर है, जिसके अंदर आपकी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हो जाती है, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग है। इस सारों के अंदर स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आपने न्यू अगर डिजीज़ अगर उसके अंदर डेवलप हो रही है तो उसको जो है वो आपने पहले से जो है वो ठीक कर लेना है। अपेरेंटली हेल्दी पीपल बिफोर द सिम्टम डेवलप। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है कि आपने जो प्रिवेंशन का मतलब होता है कि डिजीज़ को होने, बढ़ने या कॉम्प्लिकेशन से पहले रोका जाए। यानी कि इसके अंदर आपको प्री मॉर्डियल प्रिवेंशन देखने को मिल रही होती है, जिसके अंदर जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो डेवलप होने से पहले जो सोसाइटी के ऊपर जो है वो प्रिवेंशन दें, यानी कि जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल की एजुकेशन, और प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि डिजीज़ होने से पहले प्रोटेक्शन दें, और वैक्सीनाइजेशन सेकेंडरी, टर्शियरी एंड समटाइम क्वार्टरनरी लेवल, यानी कि उसके अंदर आप जो है वैक्सीनेशन वगैरह दें। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर जो डिजीज़ है उसको अर्ली स्टेज के अंदर जो है वो डिटेक्ट कर लें। टर्शियरी के अंदर जो है वो अपने प्रिवेंशन के अंदर डिजीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन हो या डिसेबिलिटी है, मजूरी है, फंक्शनल लॉस है, उसको रिड्यूस करें। रिहेबिलिटेशन या इसके अंदर आपके जो फंक्शन है उसको वापस लाने की जो है वो थेरेपी करें, ठीक है। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के अंदर जो है आपने वर्क करना होता है। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है, जो डिफेंस सिस्टम है उसको ट्रेन करना, यानी कि नेचुरल जो इन्फेक्शन के बगैर जो इम्यूनिटी है यानी कि प्रोडक्शन है वो आपकी जो डेवलप हो रही होती है वैक्सीनेशन के साथ। तो वैक्सीनेशन जो है वो इंडिविजुअली जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो डिजीज़ है उसका स्प्रेड भी रिड्यूस कर रहा होता है। इसको क्या कहते हैं हमें वैक्सीनेशन। फिर आपकी आ जाती है हर्ड कम्युनिटी। हर्ड कम्युनिटी का मतलब होता है कि जब पॉपुलेशन का लार्ज पोर्शन जो है तो वो आपका प्रोटेक्टेड हो, यानी कि हर्ड कम्युनिटी, यानी कि आपने उसको इम्यूनिटी जो से उनके आपने कम्युनिटी के जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो प्रोटेक्टेड हों, यानी इन्फेक्शन स्प्रेड होने के लिए मतलब जिनको इन्फेक्शन हो सकता है वो आपको कम मिले। तो ऑलरेडी जो सा आपने फॉर एग्जांपल उनको वैक्सीनेशन की हो, आपने उनको प्राइमरी टर्शियरी केयर का जो सा समझाया हो, तो वो ऑलरेडी जो सा वो डिजीज़ जो सा वो स्प्रेड होने से स्प्रेड जो सा वो स्लो हो या स्टॉप हो जाए, ठीक है ना। तो अब इससे जो सा वो उन लोगों को भी जो सा वो इंटरैक्ट जो प्रोडक्शन होती है मिलती है, और वैक्सीन जो सा वो आप वैक्सीन जो सा वो लेते हैं। अगर वैक्सीन नहीं लेती है तो फिर आपको जो है वो पेशेंट जो है वो अनकम्प्रोमाइज होता है, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी के अंदर मैक्सिमम जो सा वो पेशेंट ने आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट टॉक अबाउट द कोल्ड चेन।
कोल्ड चेन का मतलब होता है कि वैक्सीन को आपने जो मैन्युफैक्चर जो है वो मतलब बनाने से एडमिनिस्ट्रेशन तक रिकमेंड टेम्परेचर के ऊपर जो है वो मेंटेन करना होता है। तो कोल्ड चेन मेंटेन वैक्सीन एट द रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिजर्व द पोटेंसी। उसकी पोटेंसी को अगर वैक्सीन ज़्यादा गर्म हो या फ्रीजिंग यानी कि अगर जम ज़्यादा जाए तो ऑफकोर्स वो डैमेज हो जाती है। तो उसकी जो पोटेंसी होती है यानी कि उसका जो असल इफेक्ट होता है, उसकी जो ताकत होती है, उसका जो इफेक्ट होता है वो आपका जो सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हर वैक्सीन जो सी होती है उसका अलग टेम्परेचर सेंसिटिविटी आपने जो सा वो देखनी होती है। फिर आपका जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश या डिलीवरी के 42 दिन के अंदर अंदर मैटरनल डिफेक्ट यानी कि माँ की डेथ हो जाना, ठीक है ना, उसको जो है वो मेजर कर रहा होता है। यानी कि 1 लाख लाइव बर्थ यानी कि ज़िंदा पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उसके अंदर जो है वो माँ की जो है वो रेशो को देखना होता है। अब इसके अंदर मोस्टली हमने ये देखा गया है कि एक्सीडेंटली या अनरिलेटेड काज जो है वो यूजुअली आपकी इंक्लूड आपके नहीं हो रहे थे। प्रेगनेंसी रिलेटेड जो है वो काज होते हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपके मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो हेल्थ सिस्टम है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी हेल्थ सर्विस की जो क्वालिटी होती है, या प्रेगनेंसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है या मैटरनल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर है, वो आपका कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा होता है। तो MMR जो होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, वो आपको बता रहा होता है कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ जो मदर्स होती हैं उसके लिए जो है वो कितना रिस्की है आपका जो प्रेगनेंसी है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो वही सेम टू सेम मैटरनल मोर्टेलिटी है, बस यहाँ पे क्या है, बच्चों का, ठीक है ना। यानी कि 1 साल से कम एज के जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी डेथ के ऊपर जो है वो 1000 लाइफ जो बर्थ होती हैं वो आपके मेजर करता है। तो हर या कंट्री या कम्युनिटी के अंदर जो हेल्थ सिस्टम होता है या न्यूट्रिशन होती है, सेंसिटाइजेशन होती है, वैक्सीनेशन होती है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, तो उसका जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो इंडिकेटर होता है। अगर आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो न्यू बॉर्न है उसकी केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल या न्यूट्रिशन है या उसकी जो मैटरनल हेल्थ है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपकी सही तरीके से नहीं हो रही, उस कम्युनिटी को जो है वो सही तरीके से, उस सिटी को, उस एरिया को सही तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा है। दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो। व्हाट इज़ न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेशो? सेम वही है कि बर्थ के फर्स्ट 28 डेज, और ये आपकी अंडर 1 ईयर इन अपर 1000 लाइफ बर्ड्स, और ये क्या है, विद इन द 42 डेज इन द 1 लाख लाइफ बर्ड्स। वो सेम कंडीशन है कि NMR के अंदर मोस्टली जो मैटरनल केयर है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाता है। डिलीवरी प्रैक्टिस और न्यू बॉर्न की रिससिटेशन जो होता है उसकी क्वालिटी को जो है वो आपका रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। फैमिली प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट कि जो कपल्स होते हैं इसके अंदर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, उसकी स्पेसिंग है, प्लानिंग है, उनके जो कॉन्डम्स हैं यानी कि बैरियर मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, एंटी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, इम्प्लांट्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, इन सारों को जो है वो आपने इंक्लूड करना होता है, उनको समझाना होता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना होता है, मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करना होता है, यानी कि हर साल ही जो है आप बच्चा करे, एटलीस्ट 2 साल का गैप रखना होता है, ठीक है ना। जब 2 साल जो बच्चे को दूध पिलाना है उसी का जो है आपने गैप रखना होता है। अनसेफ अबॉर्शन के बारे में जो है वो बताना होता है, तो उसके अंदर जो है वो आपकी सारी फैमिली प्लानिंग आ जाती है। या तो उसके अंदर ये नहीं होता कि सिर्फ प्रेगनेंसी को अवॉइड करना होता है, बल्कि आपने जो मदर है उसका हेल्थ का भी जो है वो ख्याल रखना होता है, टाइमिंग का ख्याल रखना होता है, स्पेसिंग को जो है उसको चूज़ करना होता है। फिर आपका जाता है न्यूट्रिशन असेसमेंट। न्यूट्रिशन असेसमेंट का मतलब होता है कि पेशेंट या जो कम्युनिटी है उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको जो है वो आपने एवेल्यूएट करना होता है, और इसके अंदर जो बॉडी के मेजरमेंट है, जैसे कि वेट है, उसके जो क्लिनिकल साइंस है यानी कि बॉडी के ऊपर जो डेफिशिएंसी के साइंस हैं, या खाने पीने की जो हिस्ट्री है और लैब के जो टेस्ट हैं वो आपने जो सब यूज़ करना है। तो न्यूट्रिशन में आपको जो चिल्ड्रन है, जो ग़िज़ा है उसको जो है आपने अर्ली रूट आउट करके आपको प्रॉपर्ली जो सब इंटरवेंशन या जो ट्रीटमेंट है वो आपने देना होता है न्यूट्रिशन असेसमेंट में। बाकी प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के अंदर आपने जो कैलोरीज होती हैं उसकी डेफिशिएंसी देखनी होती है। फॉर एग्जांपल क्वेशोरकोर डिजीज़ जो है या मेरेस्मस है, ये मैंने आपको बताया था कि पहले जो है वो सीवियर कैलोरी की डेफिशिएंसी के अंदर या विद वेस्टिंग के अंदर जो है वो क्वेशोर होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है विद एडिमा। मेरेस्मस के अंदर कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है विद वेस्टिंग। क्वेशोर के अंदर आपको क्या हो रहा होता है, विद एडिमा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी आ जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन ए आपको पता है आपकी आइस और इम्यूनिटी जो है दोनों के लिए ज़रूरी होता है, तो डेफिशिएंसी जो है वो चाइल्ड की जो मॉर्बिडिटी है यानी कि बीमारी का जो बर्डन है और मोर्टेलिटी है, डेथ रिस्क है, उसको जो है वो बढ़ा सकती है विटामिन ए के अंदर। फिर आयरन डेफिशिएंसी है, ये आपने पढ़ा हुआ है। वाटर सेंसिटाइजेशन, आपने वाटर की सेंसिटाइजेशन रखनी है, बच्चे को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना है। डायरिया और जो है वाटर बोर्न डिजीज़ है यानी कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट पब्लिक हेल्थ है उसको जो है वो यूज़ करना है। फिर आपका आ जाता है लास्ट में आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि सडन क्लस्टर ऑफ केसेस, यानी कि अचानक से जो है वो बहुत ज़्यादा केसेस होने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड था, वो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन थी, सडन से आया, और उसका सोर्स है, उसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसकी अफेक्टेड पॉपुलेशन, कौन से लोग अफेक्टेड हैं, इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है, सारी चीज़ों को जो है वो आपने देखना होता है। इट इज़ ऑल अबाउट द आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। क्लियर?
होपफुली आपको जो सा वो जो कम्युनिटी मेडिसिन है वो आपको, अगर आपको डिटेल नोट चाहिए ना, तो आप वो डिटेल नोट से भी जो सा वो एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, ताकि जो सा वो आपको ज़्यादा अच्छे से जो सा वो आपको समझ आए। ठीक है, ENT और ऑप्था मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई हुई है, एक दफ़ा उसकी रैपिड रिवीजन आपने देख लेनी है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको क्लूज़ वगैरह जो है वो अच्छे से जो है वो बताता जाऊँगा। ठीक है, ENT के अंदर आपने क्या याद रखना है यार, एक तो ये पेंसिल नहीं चल रही, 1 मिनट रुक जा। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है कि जो आपकी जो मिडल एयर होता है, मिडल, तो मिडल एयर का एक्यूट इन्फेक्शन, यानी कि मोस्टली आपके जो बच्चों में, याद रखें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका हमेशा जो लिंक होता है वो आपका अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ होता है। तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बाद आपकी जो स्टेशन ट्यूब होती है वो आपकी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जो मिडल एयर होता है उसके अंदर फ्लूइड इन्फेक्शन वो होना स्टार्ट हो जाता है। और चाइल्ड जब आपको प्रेजेंट करता है तो उसको एयर पेन होता है, फीवर होता है, नज़ला जुकाम वगैरह और होता है। और जो मिडल एयर है वो आपकी नोज़ और थ्रेड से जो है वो कनेक्ट होता है, दैट्स उसकी जो स्टेशन ट्यूब है जो से आपकी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है ना, तो चाइल्ड प्रेजेंट विद एयर पेन, फीवर, बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सजेस्ट acute otitis media, and retracted tympanic membrane suggest otitis media with effusion। अब ओटाइटिस मीडिया इफ्यूजन क्या होती है? ओटाइटिस मीडिया इफ्यूजन में जो इन्फेक्शन आपका नहीं होता, बल्कि आपको जो फ्लूइड हो रहा होता है, तो फ्लूइड जो सा हो रहा है चाइल्ड के अंदर, आपको काज क्या कर रहा होता है? हेयरिंग डिफिकल्टी। इसके अंदर ना ऐसे पर्दा होता है और इसके पीछे जो सा वो ढेर सारा जो सा वो ऐसे यूँ फ्लूइड पड़ा होता है यूँ। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये पर्दा है ऐसे, तो फ्लूइड निकालते कैसे हैं कि छोटा सा यहाँ पे कट लगा देते हैं और इस फ्लूइड को जो है वो एस्पायरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ओटाइटिस मीडिया ऑफ फ्यूजन से जो है वो उसके अंदर मिडल एयर जो होता है वो इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्टेड जो फ्लूइड है उसके अंदर, एयर के अंदर जो अंदर है वो फ्लूइड हो रहा होता है, लेकिन एक्यूट जो इन्फेक्शन होता है वो उसके जो यूजली साइन नहीं होते। तो इसके अंदर जो फीवर होता है, सीवियर पेन जो होता है वो आपका एब्सेंट होता है, लेकिन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो होता है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, विच इज़ साउंड ट्रांसमिशन हेयरिंग लॉस। ठीक है ना, तो अक्सर जो है वो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद जो है वो स्टेशन ट्यूब जो है डिस्फंक्शन है उसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा होता है। फिर आपका जाता है क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट है उसको मिडल एयर का जो इन्फेक्शन हो विद पस डिस्चार्ज। क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया यानी कि इज अ क्रोनिक एयर इन्फेक्शन विद परसिस्टेंट एयर डिस्चार्ज थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। इसके अंदर क्या होता है? क्रोनिक पेनलेस एयर डिस्चार्ज विद द हेयरिंग लॉस। तो लॉन्ग टर्म जो है वो मिडल एयर का जो है इन्फेक्शन होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो परफोरेट करती है, यानी कि जो कान का पर्दा होता है उसके अंदर जो है वो होल के थ्रू जो है वो एयर डिस्चार्ज हो रहा होता है, यानी कि कान से जो है वो पीप निकल रहा होता है। जो मैं अभी आपको फ्यूजन का बता रहा था कि पीछे वो पानी पड़ा होता है तो वो हमें कट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका एयर डिस्चार्ज देखने को मिल रहा होता है। तो यूजली जो डिस्चार्ज होता है वो आपका पेनलेस होता है, लेकिन बार बार जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है और हेयरिंग लॉस जो है करवा रहा होता है। तो अगर डिस्चार्ज जो है वो फॉल स्मेलिंग हो और साथ जो है वो कोलेस्ट्रोमा की जो सस्पेंशन हो, तो वो आपको क्या होता है? क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो क्रोनिक पेनलेस डिस्चार्ज विद परफोरेटेड एयर ड्रम इज अ क्रोनिक सिस्टम सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया विच इज अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस। कोलेस्ट्रोमा क्या होता है? कोलेस्ट्रोमा के अंदर जो आपका मिडल एयर होता है, कान होता है, उसके अंदर जो है वो अब नॉर्मल जो कैरेटिनाइजिंग स्क्यूमस एपिथेलियम है, यानी कि स्किन जैसी जो लेयर होती है वो कैरेटिन जो बना रही होती है उसकी कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। अभी किसी किस्म का ट्यूमर नहीं होता, लेकिन जो है वो डिस्ट्रक्टिवली जो है वो आपका जो टिश्यूज़ है या बोन है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से बोन की जो एरोजन्स है, यानी कि हड्डी का जो गलना है, या आपकी ऑसिकल्स यानी कि हेयर वॉल जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं उसको जो है वो डैमेज कर सकता है। तो इसके अंदर जो है वो फाउल स्मेलिंग एयर डिस्चार्ज देखने को मिल रहा होता है कंडक्टिव। इसके अंदर आपका क्रोनिक पेनलेस एयर डिस्चार्ज होता है विद कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। इसके अंदर भी जो है वो सेम कंडीशन होती है, बट इसके अंदर फाउल स्मेलिंग एयर डिस्चार्ज आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, बाहर का। ओटाइटिस एक्सटर्ना से क्या मुराद है कि आपकी जो एक्सटर्नल कैनाल की जो इन्फेक्शन है वो या इन्फ्लेमेशन है वो आउटर कैनाल के जो है अंदर हो। फॉर एग्जांपल पेशेंट है, पेशेंट जो है वो स्विमिंग कर रहा हो, ठीक है, स्विमिंग हो या आपको बाहर की तरफ ट्रॉमा हो या थप्पड़ लगा हो, तो उसकी वजह से जो बाहर की तरफ जो है वो आपको पिन्ना और उसकी जो कैनाल है एक्सटर्नल उसके अंदर जो है वो आपको पेन हो, स्क्रैच करते हुए कॉटन बर्ड्स या लोकल जो है वो ट्रॉमा हो, उसकी वजह से स्किन का जो बैरियर है वो ब्रेक हो जाए, इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हो जाए, तो उसके अंदर जो है वो आपको उसको हम कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो अगर जो एयर पेन है वो आपका प्रेस करने से जो है या पिन्ना खींचने से जो है वो आपको पिन्ने से जो है वो आपको मूव करने से पेन महसूस हो रहा है, तो इट इज़ अ ओटाइटिस एक्सटर्ना। सो एयर पेन वर्सेस ऑन द ट्रैगस खींचने से और पिन्ना मूवमेंट। तो ट्रैगस टेंडरनेस पॉइंट्स टू ओटाइटिस एक्सटर्ना नॉट ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया आपके अंदर की कंडीशन होती है। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर जो है वो आपकी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं विद सीवियर परसिस्टेंट एयर पेन विद एक्सटर्नल कैनाल ग्रेनुलेशन। अब जहाँ पे आपकी ग्रेनुलर टिश्यूज़ आती हैं, यानी कि आपकी जो अंदर तक फैलने वाली जो डेंजरस इन्फेक्शन होती है, मैंने आपको जो इसका PDF है ना, ये ENT का PDF,
उसके अंदर इमेजेस के साथ मैंने आपको बताया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मोस्टली आपके डायबिटिक या इनकम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल रहा होता है। और जो कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है इसके अंदर क्या होता है आपका सूडोमोनास, जो आपका काज कर रहा होता है किसके अंदर, डायबिटिक या इनकम्प्रोमाइज जो है वो पेशेंट के अंदर। सो इट कैन स्प्रेड टू द बेस ऑफ द स्कल एंड इट इज़ अ डेंजरस। फिर आपका जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो परफोरेशन होती है उसका मतलब होता है कि यानी कि कान के पर्दे के अंदर जो है वो होल हो जाना, सुराख बन जाना। तो ये आपका एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का लॉन्ग टर्म होना, ट्रॉमा को होना, या आपकी थप्पड़ लगने की वजह से, ज़ोर से थप्पड़ लगने की वजह से आपका कान का पर्दा फट जाना, ब्लास्ट इंजरी होना यानी कि प्रेशर वेव इंजरी होना, प्रेशर चेंज की वजह से होना। तो पेशेंट जो है वो एयर डिस्चार्ज, हेयरिंग लॉस और सडन पेन के साथ जो है वो आपके पास आता है आफ्टर द रैप्चर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो है वो परफोरेटेड एयर ड्रम के अंदर आपको ओटोटॉक्सिक जो है वो एयर ड्रॉप्स यानी कि कान या नर्व्स के जो है वो डैमेज करने वाले जो ड्रॉप्स हैं वो आपको अवॉइड करने होते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन होती है वो आपकी मिडल एयर के अंदर जाके हेयरिंग को जो है वो डैमेज कर सकती है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन इज अ होल इन द एयर ड्रम इन द इन्फेक्शन, ट्रॉमा, प्रेशर इंजरी कैन काजिंग द हेयर लॉस एंड डिस्चार्ज। सो एयर डिस्चार्ज आफ्टर द acute otitis media और द ट्रॉमा। कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है और सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस क्या होता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर आपकी जो साउंड होती है वो आउटर या जो मिडल एयर, अब अपना हाथ पकड़ें, हाथ पकड़ के अपनी जो बैक ऑफ वो है मतलब कान के पीछे की जो हड्डी है ना, यहाँ पे जाके जो ऐसे 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 करें, हिलाएं अपने हाथ को, आपको हवा महसूस हो रही होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बोन की कंडक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, अब ये नहीं कि आप ये हवा से कैसे होते हैं, साउंड वेव्स तो आपको मिल रही है ना, साउंड वेव आप पीछे जाके ऐसे चुटकी बजाएं आपको आवाज़ आ रही है। ठीक है ना, तो साउंड जो है वो आउटर या जो मिडल एयर से जो इनर तक जो है वो प्रॉपरली जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा होता कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर। ठीक है ना, फ्रॉम द आउटर टू द मिडल एयर। फॉर एग्जांपल वैक्स हो सकती है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है, ओटोसेक्लोरोसिस हो सकती है। ठीक है ना, तो इंसानों के अंदर जो है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। ठीक है ना, और इसके अंदर जो है आपकी जो इनर एयर है उसके अंदर यूजली जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो साउंड कंडक्शन है वो आपकी ब्लॉक कर रही होती है, वो आ ही नहीं रही होती। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप हाथ लेके ऐसे पीछे पीछे जाएँ। ठीक है ना, अगर वैक्स वाले पेशेंट को सुनाई नहीं दे रहा होता, लेकिन जब आप अंदर व्यू करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो क्या कहते हैं अपना वो वैक्स देखने को मिल जाती है। जब आप वैक्स की सफाई वगैरह करते हैं, सारा कुछ गंद वगैरह निकाल देते हैं, तो सुनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो कंडक्शन में हियरिंग लॉस का मतलब होता है साउंड का मैकेनिकल पाथवे जो है आपका ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है आउटर मिडल एयर में, और इसके अंदर जो रेनिन जो है वो नेगेटिव होता है, वेबर जो होता है वो क्या कहते हैं एंड्राइज कर रहा होता है आपके अफेक्टेड एयर को। सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर जो इनर एयर होता है यानी कि कॉकलिया, अंदर के ऑर्गन जो जिसने आपकी साउंड को बनाना है, ठीक है ना, उसके अंदर मसला है, या ऑडिटरी नर्व के अंदर मसला है। जब आपके अंदर हियरिंग ऑर्गन के अंदर या आपकी जो ऑडिटरी नर्व है उसके अंदर मसला होगा, तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर प्रेसबाइकोसिस यानी कि एज रिलेटेड फैक्टर, यानी कि बुजुर्ग लोगों के अंदर सुनाई ना देना, नॉइज़ एक्सपोजर, ओटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि हेयर डैमेजिंग मेडिसिन जो है यूज़ कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन या जो से नर्व ट्यूमर्स होते हैं वो हो सकते हैं, जिसके अंदर आपकी जो साउंड है वो कंडक्ट तो हो रही होती है, लेकिन उसकी जो परसेप्शन है यानी कि ब्रेन या नर्व लेवल के ऊपर जो उसको समझना होता है वो आपका अफेक्टेड हो चुका होता है। इसको कहते हैं सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। फिर आपका आ जाता है ओटोसेक्लोरोसिस। ओटोसेक्लोरोसिस के अंदर आपकी जो स्टैप्स होते हैं, फुट प्लेट है यानी कि मिडल एयर की जो छोटी बोन्स होती हैं उनकी जो बेस है उसके अराउंड जो है वो एबनॉर्मल सी बोन की रिमॉडलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हड्डी की जो है वो अबनॉर्मल या नए बनना या मॉडिफाई होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टैप्स जो है वो आपका फ्रीली जो है वो मूव नहीं करता, इसलिए जो साउंड है वो इनर एयर तक जो है वो प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं होती, और इसकी वजह से आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है वो देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, और नॉर्मली जो एयर एग्जाम होता है वो आपका नॉर्मल होता है। तो यंग अडल्ट विद हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस विद नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उसने आपने सोचना कि इट इज़ अ कंडीशन ऑफ ओटोसेक्लोरोसिस, जिसके अंदर आपकी मिडल एयर की जो छोटी बोन्स हैं उसकी अबनॉर्मली रिमॉडलिंग हो रही है, यानी कि उसको जो है वो न्यू तरीके से जो है वो मॉडिफाई हो रही हैं, जो स्ट्रांगली जो है वो अफेक्ट कर रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ मेनियल डिजीज़, ओटोसेक्लोरोसिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेनियल डिजीज़ के अंदर जो से आपकी इनर एयर होती है उसके अंदर एक्सेसिव एंडोलिम्फ यानी कि इनर एयर जो फ्लूइड होता है उसका जो है वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से होती है। और इसके अंदर जो एपिसोडिक वर्टिगो आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है, जो हम आगे पढ़ते हैं, एपिसोडिक वर्टिगो, टेनाइटस, एयरफुलनेस एंड फ्लक्चुएटिंग एयर लॉस। सो वर्टिगो के अटैक्स होना, टेनाइटस होना, हियरिंग लॉस होना, जैसे जो बीपी प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो है उसके अंदर आपको ब्रीफ पोजिशनल वर्टिगो मिल रहा होता है,
होता है विदाउट हेयरिंग लॉस, लेकिन इसके अंदर आपको जो है वो फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस मिल रहा होता है विद एपिसोडिक वर्टाइगो, ठीक है। इसके अंदर आपको ब्रीफ पोजिशनल वर्टाइगो देखने को मिल रहा होता है विच इज़ द BPV। एक्चुअल में जो पोजीशन है उसके चेंज होने से आपको शॉर्ट अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो ओटोलिथ क्रिस्टल्स होते हैं, क्या होते हैं? ओटोलिथ क्रिस्टल्स होते हैं, वो आपके मूव करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर, जो काज करते हैं ब्रीफ वर्टाइगो विद द हेड मूवमेंट। एंड सेकंड लॉग वर्टाइगो ट्रिगर्ड बाय द टर्निंग हेड। जो आपके सर है उसको जो है घुमाने से जो है वो आपके फ्यू सेकंड जो है वर्टिगो होता है, और हेयरिंग लॉस इसके अंदर आपका नहीं होता, लेकिन मैनुअल डिजीज़ के अंदर एपिसोडिक वर्टिगो होता है विद द हेयरिंग लॉस, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस जो होता है वो आपकी जो वेस्टिबुलर नर्व होती है, बैलेंस करने वाली जो नर्व होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आइदर वायरल इलनेस के बाद हो, तो पेशेंट जैसे वो अक्यूट प्रोलॉन्ग वर्टाइगो यानी कि लंबे अरसे तक जो ड्यूरेशन है उसकी सवेयर जो से होती रहती है, और उसकी वजह से उसको चक्कर आते रहते हैं, नॉज़िया होती है, वॉमिटिंग होती है, इम्बैलेंस हो सकता है। तो वायरल इलनेस के बाद अक्यूट वर्टाइगो आफ्टर वायरल इलनेस अगर पेशेंट आपका प्रेजेंट करता है तो इट इज़ अ वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। एपिस्टेक्सिस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि नाक से जो है वो खून आना स्टार्ट हो जाता है, और उसके अंदर आपकी जो है वो कैसल बैक एंटीरियरली जो है तो वो मोस्ट कॉमन होता है, पोस्टरली आपका सीवियर होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन ज़्यादा नहीं होता है। एलर्जिक रेनाइटिस जो होता है उसके अंदर आपको पता है कि वो IG मीडिएटेड नेजल इन्फ्लेमेशन होती है, जो स्नीजिंग, इचिंग, रेनोरिया, कंजेशन काज करी होती हैं, और इसके अंदर जो है आपको सीजनल स्नीजिंग, इची आइज, क्लियर नेजल डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा था, विच इज़ वेरी कॉमन इन एंड आउट ऑफ दिस सीजन, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस के अंदर मुझे खुद को भी पेन हुआ हुआ है, तो ये आपका अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद जो सिम्टम्स है वो आपको परसिस्ट ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी आपको जो है एक्यूट साइनोसाइटिस देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर जो पैरानाइजल साइनस होते हैं यानी कि नाक के अराउंड जो एयर फील्ड कैविटीज़ होती हैं उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। अब इसकी एक्यूट साइनोसाइटिस के अंदर आपको आइज़ के ऊपर जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी जॉज़ के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, फेशियल पेन यानी कि चेहरे के ऊपर जो है वो आपको प्रेशर फील होना स्टार्ट हो जाता है, पुरलन डिस्चार्ज आपको जो नेजल डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा होता है, ग्रीन डिस्चार्ज या आपको येलो डिस्चार्ज देखने को मिल रहा होता है, तो और फीवर और स्मेल की जो है वो रिडक्शन हो सकती है। स्मेल तो आपने लाजमी याद रखना है ना, तो फेशियल पेन बहुत इंपॉर्टेंट, पुरलन नेजल डिस्चार्ज विद फीवर प्लस जो स्मेल होती है ना, वो जो अगर ज़्यादा अरसे तक हो जाए तो आपकी जो स्मेल है वो आपको नहीं आ रही होती, खा पी बिल्कुल ठीक रहे होते हैं, बस वो है कि नेजल डिस्चार्ज विद द स्मेल जो है वो आपको जो है वो मसला आ रहा होता है। नेजल पॉलिप्स क्या होते हैं कि जो म्यूकोजल स्वेलिंग होती है यानी कि नाक की जो लाइनिंग होती है उसकी जो हार्मलेसली जो है वो आपकी सूज जाती है, उसके अंदर जो है वो मासेस बन जाती हैं, जो आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि लंबे ड्यूरेशन की जो सूजन होती है उससे जो है वो बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल अस्थमा, एस्पायरिन सेंसिटिविटी यानी कि एस्पायरिन से रिएक्शन होना, सिस्टिक फाइब्रोसिस होना जिसके अंदर आपकी जो लेयर्स हैं वो आपकी थिक हो जाएँ, या बायलेटरली नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आपने देखने को मिले होते हैं। तो बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूडिंग अस्थमा और एस्पायरेशन सेंसिटिविटी विच में लीड टू द नेजल पॉलिप। तो नेजल पॉलिप के अंदर म्यूकोजल जो है वो आपको स्वेलिंग जो है वो गदूदें जिसको कहते हैं वो आपको देखने को मिल रही होती है। फिर डेविएटेड नेजल सेप्टम यानी कि नाक की जो हड्डी होती है वो आपकी क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, और उसके अंदर आपको फिर फीवर, पुरलेंट डिस्चार्ज जो है या एक्टिव इन्फेक्शन है उसका साइन होता है, और इसकी जो है वो आपकी जो है वो सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है ना। फिर आपका जाता है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो आपके जो गले के दोनों जो साइड्स पे लिम्फ टिश्यूज़ होते हैं उसका इन्फेक्शन होना, इन्फ्लेमेशन होना, पेशेंट होता है वो आपके पास फीवर, सोर थ्रॉट, इन लार्ज एक्सुडेटिव टॉन्सिल्स के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है, तो आपने जो है वो ये याद रखना है। प्री टॉन्सिलर एब्सेस के अंदर आपको टॉन्सिल्स, ठीक है, प्री टॉन्सिलर एब्सेस याद रखें, टॉन्सिलाइटिस, ट्रिस्मस, मफल्ड वॉइस, ऊवुला पुश्ड अवे, ऊवुला पुश्ड अवे। प्री टॉन्सिल एब्सेस के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं उसके पास आपकी पस की कॉम्बिनेशन हो जाती है, आप मुंह खुलवाते हैं आपको सामने पस नज़र आ रही होती है, पीप जमा हो जाती है, जो सिंपल टॉन्सिलाइटिस से काफ़ी हद तक सीवियर होती है। तो पेशेंट के अंदर सीवियर यूनिलेटरल पेन हो रहा होता है, ठीक है। मफल्ड हार्ट पोटैटो वॉइस आपको जो है प्री टॉन्सिलर एब्सेस के अंदर जो है देखने को मिल रही होती है, ट्रिस्मस एंड एबुला। बार्किंग कफ किसके अंदर आप देखने को मिलती है, वूपिंग कफ आपको किसके अंदर जो है वो देखने को मिलती है, आपने कमेंट के अंदर जो है वो लाजमी बताना है मुझे। प्री तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है, टॉन्सिलाइटिस प्लस ट्रिस्मस यानी कि मुंह का ना खुलना, पेन होना, इसके अलावा मफल्ड वॉइस और ऊवुला पुश्ड अवे यानी कि ऊवुला है वो साइड के ऊपर जो हो जाता है बिकॉज ऑफ अगर यूनिलेटरल अगर आपको थ्रोट पेन होता है ज़्यादातर तो उसकी वजह से आपको जो ऊवुला है वो आपका साइड पे हो जाता है। एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी क्या होती है, एडिनॉइड के अंदर जो एडिनॉइड्स होते हैं यानी कि नेजोफेरेंस के जो लिम्फ टिश्यूज़ होते हैं क्या होते हैं, नेजोफेरेंस के जो है वो आपके जो लिम्फ
टिश्यूज़ होते हैं वो आपके इंलार्ज हो जाते हैं, तो नेसोफेरिंक्स यानी कि नाक के जो पीछे गले वाला एरिया है वो आपका ब्लॉक हो जाता है, जिससे आपकी माउथ है उसे ब्रीदिंग, स्नोरिंग, नेजल स्पीच और ओटाइटिस मीडिया बेसिकली उसमें देखने को मिलता है। तो चाइल्ड विद माउथ ब्रीदिंग, स्नोरिंग एंड एज वेल एज हैविंग द हिस्ट्री ऑफ एडिनॉइड्स, तो इसके अंदर आपको एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी जो है वो आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ऑन विजुअलाइजेशन, तो बच्चों के अंदर जो है वो माउथ की ब्रीदिंग, स्नोरिंग विद रिकरेंट एयर प्रॉब्लम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रिकरेंट एयर प्रॉब्लम। तो एडिनॉइड कैन ब्लॉक स्टेशन ट्यूब एंड काज ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। फिर आपका आ जाता है लेरेंजाइटिस। लेरेंजाइटिस जो होता है वो आपकी वॉइस बॉक्स की इन्फ्लामेशन होती है, यानी कि आपकी वायरल इन्फेक्शन या वॉइस ओवर यूज़, वॉइस का ज़्यादा यूज़ करना, स्मोकिंग यानी कि कार्सिनोजेन से इरिटेशन होना। तो मेन सिम्टम्स जो है वो आपको हॉर्सीनेस देखने को मिल रहा होता है आफ्टर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो परसिस्टेंट हॉर्सीनेस इफ स्मोकर नीड्स इवैल्यूएशन फॉर द मैलिग्नेंसी। और एक्यूट लेरेंजाइटिस जो है वो सेल लिमिटेड होता है, लेकिन अगर परसिस्टेंट हॉर्सीनेस रहे, लंबे अरसे तक रहे, तो आपको डेंजरस यानी कि कैंसर की तरफ जो है वो रूल आउट कर सकता है अगर वो स्मोकिंग की हिस्ट्री है। तो वोकल कॉर्ड न्यूड्यूल जो होता है वो आपका बिनाइन होता है, बायलेटरल लीजन होता है, यानी कि दोनों जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो हार्मलेस थिकंड होते हैं। जो क्रोनिक वॉइस अब्यूज़ है, यानी कि आवाज़ को जो है वो ज़्यादा या गलत इस्तेमाल से जो है वो आपने देने, यानी कि टीचर्स हैं वो बार बार चीख के, जैसे मैं आपको चीख के कह रहा होता हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सिंगर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उसको जो है उसकी वजह से आपकी हॉर्सीनेस या वॉइस फटीग यानी कि आवाज़ का जल्दी थक जाना, उसकी वजह से आपको वोकल कॉर्ड न्यूड्यूल देखने को मिल रहे होते हैं। तो प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स विद अ क्रोनिक टीचर सिंगर विद क्रोनिक हॉर्सीनेस, यानी कि बहुत लंबे अरसे से जो है हॉर्सीनेस और वॉइस देखने को मिल रही है, तो उसके अंदर हम कहते हैं वोकल कॉर्ड न्यूड्यूल। फिर आपका आ जाता है लैरिंजियल कार्सिनोमा। लैरिंजियल कार्सिनोमा के अंदर जो है वो स्मोकर विद हॉर्सीनेस मोर देन 3 वीक्स और लंबे अरसे से जो है वो आपको स्मोकिंग और अल्कोहल की हिस्ट्री दे रहा हो, और स्पेशली जो है वो आपको ग्लॉटिक ट्यूमर यानी कि वोकल कॉर्ड के जो एरिया ट्यूमर है वो इन्वॉल्व हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं लैरिंजियल कार्सिनोमा। फॉरेन बॉडी एयरवे, सबसे ज़्यादा अगर सांस लेते हैं तो आपको पता है कि आपकी जो राइट लंग है उसके अंदर जो है वो चली जाती है, स्पेशली जो चिल्ड्रंस है वो अगर कुछ खा पी रहे हैं तो सडन जो है वो कफ या चोकिंग या वीज या यूनिलेटरल जो है वो आपकी एयर एंट्री होती है और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चाइल्ड विद सडनली कफ व्हाइल ईटिंग और प्लेइंग इज अ फॉरेन बॉडी एयरवे। नेक्स्ट है आपकी ऑप्थोमोलॉजी। ब्रेक नहीं लेनी तुसी, ठीक है ना। अब आपने मैंने वो कल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बायोकेमिस्ट्री के बाद कहा चले यार आप ना 5 से 10 मिनट की बेशक ब्रेक ले लें। वो बच्चे मुझे आके मैसेज कर रहे हैं सर लेक्चर बड़ा अच्छा पढ़ाया। मैंने कहा यार आप लेक्चर ले नहीं रहे। नहीं सर आपने तो कहा 5-10 मिनट की ब्रेक ले लो। वो 5-10 मिनट बाद नज़र ही नहीं आए बच्चे। वो पहले को 15 बच्चे देख रहे थे, 15 बच्चे के बाद 14 हुए, 10 हुए, 8 हुए, 5 हुए, फिर 4 रह गए, फिर 2 रह गए। ब्रेक नहीं लेनी तुझे, बस अभी इसको ख़त्म करके जो है वो आपने उठ जाना। आखिरी जो है वो आपके 25 जो है वो आपके टॉपिक्स रह गए, इसको हम जल्दी जल्दी जो है वो ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। कैटरैक्ट क्या होता है, यानी कि आँख के जो नेचुरल लेंस होता है उसका धुंधला हो जाना, ठीक है। कैटरैक्ट के अंदर जो है लेंस है वो आपको धुंधला जाता है, तो उसके अंदर एल्डरली पेशेंट होता है विद क्लाउडी लेंस एंड ग्लेयर लॉस ऑफ विजन एंड ग्लेयर विद क्लाउडी लेंस अपीयरेंस आर द फाउंड ऑफ कैटरैक्ट। सुकून से आपने पढ़ना है। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर जो है वो आपने साइलेंट थीव या साइड यानी कि चुपके से आपकी नज़र जो है वो आपकी चली जाती है, कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वो ग्रेजुअली जो है वो डैमेज होती रहती है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा विच इज़ अ क्रोनिक ऑप्टिक नर्व डैमेज। तो इसके अंदर आपको क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, जिसकी वजह से ऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा होता है और आपकी ग्रेजुअली ऐसा ऑप्टिक नर्व की जो लॉन्ग टर्म डैमेज है उसकी वजह से जो आँख के अंदर जो प्रेशर है वो आपको ज़्यादा हो जाता है, और इसके अंदर जो आपका एक्यूस ह्यूमर है यानी कि आँख का जो फ्लूइड है उसकी ड्रेनेज कम हो जाती है, लेकिन जो आपका एंगल ओपन है वो ओपन रहता है और पेशेंट को जो है वो पेरिफेरल विजन होता है, यानी कि साइड वाली नज़र चली जाती है, फिर उसको जो है टनल विजन होती है, यानी कि सेंटर की जो से नज़र है वो चली जाती है। तो टनल विजन विद इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज रिलेटेड टू प्राइमरी ओपन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर टनल विजन, यानी कि सेंटर से जो है वो नज़र चली जाना। अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा क्या होता है, इसके अंदर भी सेम वही कंडीशन है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर तो बढ़ रहा है, दोनों के अंदर ग्लूकोमा है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा है, बट इसके अंदर पेनफुल है। सीवियर आई पेन, हालोज, मिड डायलेटेड प्यूपल्स। हालोज का क्या मतलब होता है, डिफरेंट कलर्स आपको जो है वो नज़र आना, ठीक है ना। सीवियर पेन, रेड आई, हालोज अराउंड द लाइट्स, यानी कि रोशनी के ग्रेज आपको रेम्बोज डिफरेंट कलर्स वाजिबा नज़र आए, ठीक है ना, साथ वॉमिटिंग हो, तो वो आपका क्या है स्लोली प्राइमरी ये क्या आपका स्लोली, और ये आपका क्या है सीवियर पेन होना, ठीक है, विद द वॉमिटिंग। तो दिस इज एन इमरजेंसी, शुड बी नॉट बी कंफ्यूज विद द कंजक्टिवाइटिस।
कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस जो सा होता है वो आपका आँख के अंदर जो सा वो जो वाइटिश सरफेस है उसकी जो आईलिड है उसके अंदर जो लाइनिंग होती है उसकी इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से आपको जो पेशेंट प्रेजेंट किस्सा करता है रेड आई डिस्चार्ज विद द इरिटेशन। सो विजन लॉस और सीवियर पेन जस्ट सजेस्ट केराटाइटिस नॉट यूवियाइटिस और ग्लूकोमा। विजन लॉस, लेकिन कंजक्टिवाइटिस के अंदर आपकी रेड आइज होंगी, डिस्चार्ज होगा, विजन आपकी बिल्कुल नॉर्मल होगी, आँख सूजी हुई होगी, नॉर्मल, ये नॉर्मल कंडीशन है। इन्फ्लेमेशन की लाइनिंग्स की इन्फ्लेमेशन नॉर्मल है, आँख का सूज जाना, पानी आना, ये नॉर्मल है। लेकिन इसके अंदर ये नहीं होता कि आपकी जो है वो क्या कहते हैं अपना रोशनी चली जाए या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता। विजन लॉस बहुत ज़्यादा रेयर होता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करना है। मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, बैक्टीरियल के अंदर आपको थिक येलो डिस्चार्ज नज़र आ रहा होता है, वायरल के अंदर आपको वाटरी डिस्चार्ज नज़र आ रहा होता है। बैक्टीरियल के अंदर अगर आपके पास थिक येलो डिस्चार्ज का पेशेंट हो विद आईलेट स्टिकिंग, यानी कि सुबह उठें और आपकी आंखें चिपकी हों, आपको बस फील हो रही हो, आप आंखों से जो सा है वो आपको साफ़ कर रहे हो, वो आपकी क्या होती है? बैक्टीरियल। वायरल के अंदर जो सा होता है वो आपको रेड या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, ये कंटेजियस स्प्रेड आपको देखने को मिल रहा होता है, यानी कि नज़ला ज़ुकाम होने के बाद आपको जो सा वाटर डिस्चार्ज जो सा वो आपको देखने को मिले, या आँख का जो सा वो जैसे कुछ चला जाए उसके अंदर ग्रिटी सेंसेशन आपको फील हो रही हो, इन पैराऑरिकुलर लिम्फ नोड यानी कि कान के आगे जो सा वो ग्लैंड होता है उसके अंदर आपको स्वेलिंग फील हो रही हो, वो आपकी वायरल होती है। लेकिन सुबह सुबह आईलिड्स जो आपकी आँखें हो वो आपकी स्ट्रक करें, यानी कि आपकी जो सा वो चिपक जाए, उसको बैक्टीरियल कहते हैं। और अगर आपकी नहीं चिपक रही और सिर्फ वाटरी डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा है विद फॉरेन बॉडी सेंसेशन, और साथ साथ आपकी कान के आगे जो है आपको सूजन देखने को मिल रही है विच इज़ पैराऑरिकुलर लिम्फ नोड, तो उसके अंदर आपको अपने क्या रखना है? वायरल। एलर्जी कंजक्टिवाइटिस का होता है वो आपका आईजी मेडिएटेड जो है वो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जिसके अंदर आपकी जो आइज़ होती हैं वो इची होती हैं, ऑफन विद एलर्जिक रेनाइटिस। इसके अंदर बायलेटरल इचिंग आइज़ होती है, और आपको जो आप कहते हैं कि यार मुझे हर सीज़न में जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है, उसके अंदर आपको इचिंग आपको फील हो रही होती है। दोनों के अंदर बैक्टीरियल और वायरल के अंदर आपको किसी किस्म की इचिंग नहीं होती, उसके अंदर डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा होता है। केराटाइटिस क्या होता है? केराटाइटिस कॉर्निया यानी कि आपके आँख के जो ट्रांसपेरेंट यानी कि फ्रंट कवर होता है जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, उसकी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो कॉर्निया विजन जो है वो विजन के लिए जो कॉर्निया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो केराटाइटिस है वो आपका पेनफुल रेड आई यानी कि आँख दर्द करने वाली जो है वो लाल आँख जो है, या फोटोफोबिया यानी कि रोशनी का कम हो जाना, वो आपको नजर आए। इट इज़ अ कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन और द इन्फेक्शन ऑफ द पेनफुल रेड आई। क्योंकि मेरी पेंसिल जो है वो चल नहीं रही, हाँ चल पाएगी, देखिए, हाँ देखा, धोखेबाज मेरी एक्स की तरह। अच्छा, सो केराटाइटिस इज अ कॉन्टैक्ट लेंस वेयर एंड द पेनफुल रेड आइज। तो कॉन्टैक्ट लेंस वेयर विद पेनफुल रेड आई इज इक्वल टू केराटाइटिस इज एमरजेंसी, जिसके अंदर आपको जो कॉर्निया है वो आपका डैमेज हो जाता है, ठीक है, आपकी जो नज़र है वो आपकी कम हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है इसके अंदर। और इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है वो आपका सोडोमोनास का होता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस केराटाइटिस इज सोडोमोनास नीड अर्जेंट ट्रीटमेंट। कोरियल अल्सर क्या होता है? कोरियल अल्सर के मुराद होता है कि कॉर्निया के ऊपर जो आपका एपिथेलियम है उसके अंदर डिफेक्ट हो जाना, यानी कि जो आपकी सरफेस लेयर है उसका टूट जाना। ये स्टोमल इन्फ्लेमेशन यानी कि अंदर वाली जो लेयर्स होती हैं अंदर वाली उसकी जो है वो कॉर्नियल लेयर्स की जो है सूज जाना। तो इन्फेक्शन, ट्रॉमा, कॉन्टैक्ट लेंस, उसका मिसयूज़ या ड्राई आइज हो सकते हैं। तो पेशेंट जो है वो सीवियर पेनफुल आई, कॉर्नियल ओपेसिटी या फ्लोरोसेंस स्टेनिंग के साथ जो है आपके पास प्रेजेंट करे, यानी कि स्पेशल डाई टेस्ट करवा के जो है वो आपके पास आए, तो बेसिकली क्या होता है? बेसिकली कॉर्नियल अल्सर। सो इट इज़ अ corneal ulcer is epithelial defect with stromal inflammation that can threaten vision if not treated quickly. So never ignore painful red eye with a vision loss. कंजक्टिवाइटिस के अंदर आपको पेनफुल होता है लेकिन वाटरी होती हैं, सूजी हुई होती हैं। इसके अंदर आपको पेनफुल होगी विद द कॉर्नियल ओपेसिटी एंड द फ्लोरेसेंस स्टेनिंग। यूवियाइटिस क्या होता है कि आपकी जो यूवियल ट्रैक्ट होती हैं यानी कि आयरस, सिलरी बॉडी, कोराइड की जो इन्फ्लेमेशन है उसकी जो लेयर्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। अब इसके अंदर जो है वो आपको फोटोफोबिया देखने को मिला होता है, और ऑटोइम्यून डिजीज़ की हिस्ट्री होती है, यानी कि पेशेंट विद अ फोटोफोबिया विद सिलरी फ्लैश, यानी कि कॉर्निया के अराउंड रेडनेस हो जाना, विद स्मॉल इरेगुलर प्यूपल, क्या होना? स्मॉल इरेगुलर प्यूपल विद हिस्ट्री ऑफ फोटोफोबिया एंड having a ciliary flush and phobia suggest uveitis not simple conjunctivitis। सराउंडिंग में हो रही है, पूरी कॉर्निया के अंदर जो है वो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इट इज़ अ यूवियाइटिस। सिलरी फ्लैश के नाम से आपने जो है वो याद रखना विद द स्मॉल इरेगुलर प्यूपल। सेक्युलराइटिस क्या होता है? सेक्युलराइटिस जो है वो आँख का जो वाइट आउटर कोट होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और स्वेयर जो है वो आपकी आई पेन होती है, यानी कि चुभने वाली जो है वो पेन होती है, और ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ जो है वो कोरिलेट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी जॉइंट की ऑटोइम्यून डिजीज़, उसके साथ जो है वो एसोसिएट कर रही होती है, और पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो सीवियर डीप पेन विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस
इज़ अ सेक्युलराइटिस। अब देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो है हिस्ट्री आ गया तो इट इज़ अ सेक्युलराइटिस, सो इट इज़ अ पेनफुल एंड सीरियस। ऑब्स्टिकुलराइटिस इज़ अ माइल्ड। एपिसेक्युलराइटिस के अंदर जो है वो आपकी सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन होती है, ऊपर वाली लेयर होती है, तो इसके अंदर माइल्ड रेड आई होती है विदाउट सीवियर पेन। तो माइल्ड रेड आई विदाउट सीवियर पेन और विजन लॉस इज इक्वल टू एपिसेक्युलराइटिस। अब आप कहेंगे सर ये अगर रूमेटॉइड की हिस्ट्री आती है तो हम किसकी तरफ जाएंगे, तो आपने सेक्युलराइटिस की तरफ जो जाना होता है। इसके अंदर आपकी सिर्फ सुपरफिशियल होती है, नॉट रिलेटेड टू द एग्जाम, बहुत मुश्किल एग्जाम के अंदर है, बट ये है कि आपको जो है हल्की हल्की तकलीफ हो रही होती है, स्वेयर पेन या विजुअल लॉस यूजुअली आपका नहीं हो रहा होता है, तो आपके जो है वो आपकी माइल्ड आई जो है स्वेयर पेन विद विजुअल लॉस जो है आपको सजेस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट आपका आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर लॉन्ग टर्म शुगर का कंट्रोल, उसकी वजह से माइक्रोवेस्कुलर डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, रेटिना छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज कर देती हैं, और इट इज़ अ प्रोलिफरेटिव डिजीज, यानी कि एडवांस स्टेज के अंदर जो है वो नॉर्मल न्यू वेसल जो है वो आपके ब्लीड कर जाते हैं, क्योंकि आपकी वो हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो है तो आपने क्या याद रखना है कि इट इज़ अ डायबिटिक पेशेंट विद ब्लड विजन एंड रेटिनल चेंजेस। अब इसके अंदर माइक्रो एनोरिज्म यानी कि छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं वो आपको देखने को मिल रही होती हैं, और हेमरेजेस रेटिना के अंदर ब्लीडिंग, हार्ट एक्सुडेट यानी कि लिपिड प्रोटीन का जो डिपॉजिट है वो हेमरेजेस। इसके अलावा न्यू वेस्कुलराइजेशन देखने को मिल रही होती है विद कॉटन वूल स्पॉट्स, यानी कि नर्व फाइबर्स का जो है वो स्कीमिया हो जाना, उसके वाइट स्पॉट्स क्या होते हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स, ये आपने याद रखना है डायबिटिक रेटिनोपैथी में। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के अंदर जो से होता है वो आपकी क्रोनिक हाइपरटेंशन यानी कि लॉन्ग टर्म बीपी के कंट्रोल की वजह से आपको जो वेसल्स है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं, और इसके अंदर जो है वो एवी निकलिंग का मतलब होता है कि आर्टरी वेन को जो है वो क्रॉस करके जो है वो कंप्रेस कर रही हो, और इसके अंदर जो है वो आपको फ्लेम हेमरेजेस या कॉटन वोल स्पॉट जो देखने को मिल रहे होते हैं, और कॉटन वोल स्पॉट जो होता है वो आपके डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। इसके अंदर एवी थिकनिंग के साथ फ्लेम हेमरेजेस होंगे, यानी कि एज जो आग की जो शेप वाली जो ब्लीडिंग होती है ना वो आपको देखने को मिल रही होती है, जैसे आग नहीं होती है उसका जो कलर होता है उस तरीके से, ठीक है ना। और वैसे भी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाइए उसकी तरह आपको पेप्लेडियम जो है देखने को मिल रहा होता है विच इज़ कॉटन वोल स्पॉट्स। रेटिनल डी अटैचमेंट क्या होती है? रेटिनल डी अटैचमेंट के अंदर जो है वो न्यूरोसेंसरी यानी कि लाइट सेंस करने वाली जो रेटिना की लेयर होती है और उसके जो अंडरलाइन टिश्यूज़ है जो उससे सेपरेट हो जाती है, और पेशेंट जो है वो पेनलेस फ्लशेस फ्लॉटर्स कर्टन लाइक विजन लॉस नॉट, इसको आपने कैटरैक्ट के साथ कभी भी जो है वो कोरिलेट नहीं करना, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कर्टन लाइक जो है वो आपको विजन लॉस और विद फ्लैशेस एंड फ्लॉटर जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है ना। और फ्लॉटर्स होता है आँख के सामने डॉट्स जो है तैर रहे होते हैं ना, यानी कि कोई चीज़ पानी के अंदर तैर रहे हो वो, और फ्लैशेस जो है रोशनी के जो है वो फ्लैशेस आपकी आंखों में पड़ रहे हैं, जैसे आपने आँख को जिनको वो ऐनक लगी हुई है वो किसी ऐसे गंदे से कपड़े से साफ़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रोशनी देखने को मिल रही हो। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका प्राइमरी ओपन और क्लोज ग्लूकोमा है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल रेटिनल वेन के अंदर आपकी जो रेटिना के मेन जो वेन होती है वो ब्लॉक हो जाती है, अब जो ब्लड होता है वो रेटिना से ड्रेन नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो वाइड स्प्रेड रेटिनल हेमरेज यानी कि रेटिना के अंदर हर तरफ जो है वो ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही होती है, जिसकी वजह से डायलेटेड वेन्स आपको देखने को मिल रही होती है। इट इज़ अ ब्लॉकेज ऑफ रेटिनल आर्टरी काज पेनलेस मोनो ऑकुलर विजन लॉस एंड रेटिनल इस्कीमिया, सडन पेनलेस ब्लाइंडनेस विद अ चेरी रेड स्पॉट, वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, चेरी रेड स्पॉट। चेरी रेड स्पॉट्स के अंदर जो है वो आपको सेंट्रल रेटिनल आउट के देखने को मिल रही होती हैं, डायलेटेड वेन्स देखने को मिल रही होती हैं, और हर तरफ जो है वो आपको ब्लीडिंग वाला जो फंडस है वो आपको देखने को मिल रहा होता है। तो चेरी रेड स्पॉट्स क्लासिकल क्लू ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टिक्लूजन, और इसके अंदर जो है वो आपकी जो रेटिना होता है वो आपका पेल हो जाता है, ठीक है। रेटिना क्या हो जाता है आपका, पेल हो जाता है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, अब रेटिनल वेन आ जाती है, नहीं ये डिफरेंट हो गया शायद, सॉरी आर्टरी के अंदर आपको स्ट्रोक देखने को मिल रहा होता है, सॉरी रेटिनल आर्टरी के अंदर आपको चेरी रेड स्पॉट ओके देखने को मिल रहा होता है, सडन पेनलेस ब्लीडिंग, और इसके अंदर जो है वो आपको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के रेटिनल वेन ओक्लूजन के अंदर आपको जो है वो आपको चेरी रेड स्पॉट जो है वो देखने को मिल रहा होता है। ये आपका ना आई थिंक आर्टरी ओक्लूजन नहीं, ये आई थिंक मिक्स हो गया, ये आर्टरी ओक्लूजन है चेरी रेड स्पॉट। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन के अंदर आपको आई का स्ट्रोक होता है,
ठीक है ना, सडन ब्लाइंडनेस होती है, हाँ चेरी रेड स्पॉट देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो सेंट्रल आर्टरी में ना वो कंफ्यूज हो गया कि यार शायद यहाँ पे इस चीज़ को नहीं लिखा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है चेरी रेड स्पॉट, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन के अंदर आपकी जो रेटिना होती है उसकी जो मेन वेन होती है वो ब्लॉक हो जाती है, यानी कि ब्लड जो है वो रेटिना से ड्रेन कर रहा होता है और वाइड आपको रेटिनल हेमरेज जो है आपको देखने को मिल रहे होते हैं, सेम टू सेम वो इस रेटिनल। अब वो रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन है, ये रेटिनल वेन ओक्लूजन है, इसके अंदर भी जो सेंट्रल वेन है वो रेटिना आपका पेल होगा, चेरी रेड स्पॉट्स आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। और आपको जो सा वेन के अंदर जो सा वो आपको इस्कीमिक जो सी हिस्ट्री देखने को मिलेगी, रेटिना के अंदर आपको जो सडनली ब्लॉक होता है और रेटिना को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो इसके अंदर जो सा वो आपको इस्कीमी रेटिनल इस्कीमिया की जो सा वो हिस्ट्री देखने को मिलेगी और इसके अंदर रेटिनल हेमरेज की हिस्ट्री जो सा वो देखने को मिलेगी, ठीक है। और आर्टरी ओक्लूजन के अंदर आपको स्ट्रोक यानी कि आँख का स्ट्रोक या सडन पेनलेस ब्लाइंडनेस जो सा वो आपको देखने को मिलेगी। तो सेंट्रल आर्टरी में इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सडन हेमरेज और विद पेनलेस ब्लाइंडनेस। सुबह उठे और आपकी जो सी वो आँख की जो से वो बेनाइट ना हो तो उसको कहते हैं सेंट्रल आर्टरी ओक्लूजन। और रेटिनल वेन ओक्लूजन के अंदर आपको चेरी रेड स्पॉट्स और वाइड हेमरेजेस जो वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। सो इट इज क्लियर राइट नाउ। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन के अंदर आपको सेंट्रल विजन का जो इफेक्ट होता है वो नहीं कर रहा होता, मैकुलर रीडिंग, फेस की रिकग्नाइजेशन, और बुजुर्ग जो से होते हैं, एल्डरली पेशेंट होते हैं, उनको पढ़ने में फेस रिकग्नाइज करने के अंदर जो है वो मसला आ रहा होता है। तो एल्डरली विद डिफिकल्ट रीडिंग एंड सेंट्रल विजन लॉस probably is a age related macular degeneration। चीज़ों को इतना वो नहीं करना कि इतना आप डिफिकल्ट कर दें, सिंपल सिंपल चीज़ें आपने याद रखनी है। पेपिलोएडिमा क्या होता है, इसके अंदर जो आई डिजीज़ होती है वो ज़्यादा जो है वो आपने ऊपर अभी आप पढ़ के आए हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी और हाइपरटेंसिव। तो उसके अंदर जो है वो ऑप्टिक डिस्क की जो है स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि ऑप्टिक नर्व की जो हेड है वो आपकी सूज जाती है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर आपको ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से यूजली आपकी जो दोनों आँखों की तरफ ज़्यादा होता है और पेशेंट को हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, विजुअल डिस्टर्बेंस या ऑब्स्क्यूरेशन यानी कि थोड़ी देर के लिए आपका नज़र जो है वो धुंधला जाना, या डिप्लोपिया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिले। तो हेड एंड वॉमिटिंग एंड बायलेटरल डिस्क स्वेलिंग इज अ क्लासिकल साइन ऑफ पेपिलोएडिमा, जिसके अंदर आपकी जो इंट्राऑकुलर प्रेशर वो आपको ज़्यादा हो जाता है, यूजुअली बायलेटरल। ऑप्टिक न्यूराइटिस का होता है वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर आपकी ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके अंदर जो पेनफुल मोनोऑकुलर विजुअलाइज यानी कि एक आंख के अंदर जो है आपको दर्द नज़र कम आ रहा स्टार्ट हो जाता है और आई की जो मूवमेंट होती है उसके साथ साथ आपको पेन होता है। बेसिकली यंग फीमेल्स विद आई पेन विद द मूवमेंट एंड द वेट लॉस। अब इसके अंदर जो है वो CNS माइलेटिंग डिजीज स्ट्रॉन्गली एसोसिएट कर रही होती है, जिसके अंदर कलर लियन और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन पढ़िए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पेनफुल ऑकुलर विजुअल लॉस इन यंग एडल्ट सजेस्ट ऑप्टिक न्यूराइटिस। एक और याद रखें कि इसके अंदर रेड कलर परसेप्शन देखने को मिल रहा होता है, रेड कलर आँखों का कलर, ठीक है, लाल कलर की जो परसेप्शन आपको देखने को मिल रहा होता है। तो यंग एडल्ट विद पेनफुल आई एंड वन आई विजन लॉस इज ऑप्टिक न्यूराइटिस, और इसके साथ आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो है वो हिस्ट्री देखने को मिलेगी। स्ट्रैबिस्मस यानी कि आई की मलिग्नेंसी हो जाना और मिसअलाइनमेंट हो जाना, और जिससे जो है वो क्रॉस आई जो है जिसे हम कहते हैं, अगर बचपन के अंदर जो एक आई है वो प्रॉपर्ली फोकस ना करे और जो ब्रेन है उसको आई को जो है वो इमेज को जो है वो इग्नोर कर रहा होता है, उसकी वजह से आपको एम्ब्लोपिया यानी कि लेजी आई या डेवलपिंग विजन लॉस भी हो सकता है। तो चाइल्ड हेड विद क्रॉस्ड आई इज़ अ इतना क्लासिक सा साइन है, अगर पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करे चाइल्ड विद अ क्रॉस्ड आई, आपको फ़ौरन से आपके माइंड में स्ट्रैबिस्मस में जो है वो आना चाहिए। एम्ब्लियोपिया जो है वो आपकी नज़र का कम हो जाना होता है और ट्रीटमेंट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो इफेक्टिव होता है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो आपकी ट्रीटमेंट से जो है वो आपकी रिकवरी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। तो बचपन की जो विजन पाथवे है उसका जो है सही डेवलप ना होना, इसको क्या कहते हैं, एम्ब्लियोपिया। तो चाइल्ड विद अ पुअर विजन डिस्पाइट नॉर्मल आई स्ट्रक्चर इज एम्ब्लियोपिया, और वो नॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट की जो है वो हिस्ट्री दे, तो इसमें आपकी स्ट्रैबिस्मस भी आ सकती है, ये रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि नंबर का फ़र्क हो जाना वो भी देखने को मिल सकता है, एक आँख की ज़्यादा एक आँख की कम, जो हमारा हाल हुआ पड़ा। प्रोसेस के अंदर जो आईलिड होती है उनकी ड्रॉप हो जाती हैं, यानी कि पलकें जो से वो नीचे गिर जाती हैं, वो पलकें झुका लेना, ठीक है। जब भी महबूब सामने आए तो आप पलकें झुका के उसका स्वागत करें, पलकों पे बिठा के रखें, जैसे नाल वजन बढ़ जाए वो पलकां झुक जान, ठीक है ना। तो काजिज़ के अंदर जो है आपके जो लिवेटर मसल्स होते हैं उनकी वीकनेस होती है, क्रेनियल नर्व थ्री पाल्सी देखने को मिल रही होती है, हॉर्नर सिंड्रोम आपको देखने को मिल रहा होता है, सिंपैथेटिक पैथवे जो है आपको डैमेज होता है हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर, या मिस्थीनिया ग्रेविस यानी कि आपकी जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो आपको इंक्लूड हो रहे होते हैं। तो पेनफुल और आई मूवमेंट जो है वो आपकी यानी कि ड्रॉपिंग आईलिड विद प्यूपल एंड आई मूवमेंट फाइंडिंग जो है वो आपकी पोटोसिस को रूल आउट कर रही होती है। तो पोटोसिस विद डायलेटेड प्यूपल सजेस्ट क्रेनियल नर्व 3 की कंप्रेशन। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर आपकी जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से आपको ट्रायड देखने को मिल रहा होता है। ट्रायड क्या होता है, पोटोसिस, मायोसिस एंड हाइड्रोसिस, बस ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। पोटोसिस यानी कि आपकी आईलिड की ड्रॉप क्या होता है, आईलिड ड्रॉप, मायोसिस
स्मॉल प्यूपल, और एनहाइड्रोसिस स्वेटिंग का कम हो जाना या एब्सेंट हो जाना, ये आपकी होती है हॉर्नर सिंड्रोम। ठीक है। फिर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कि आपकी जो आईलिड है उनकी स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाना, और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस सिंपली जो है वो प्री सेप्टल सेलुलाइटिस जो है वो आपने इग्नोर नहीं करना होता है। इसके अंदर इन्फेक्शन जो है वो ऑर्बिटल सेप्टम को इन्वॉल्व कर रहा होता है, यानी कि ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर रहा होता है, और पीछे की तरफ जो है वो बढ़ रहा होता है। और म्यूकोर माइकोसिस के अंदर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन होता है। तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस इज इन्फेक्शन बिहाइंड द ऑर्बिटल स्पूटम काजिंग पेनफुल आई मूवमेंट, प्रोप्टोसिस, फीवर एंड इमरजेंसी रिस्क। तो फीवर, प्रोप्टोसिस का क्या मतलब होता है? आँख का बाहर निकल जाना। विद द पेनफुल रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट, यानी कि आँख के जो हिलाने के ऊपर भी आपको दर्द होता है। वो आप पीछे भी एक कंडीशन पढ़ के आए, लेकिन वो इन्फेक्शन रिलेटेड नहीं होती। ठीक है। सो आपने लाइक करना है, कमेंट लाजमी करना है। पता नहीं लास्ट तक आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, बट लाइक और कमेंट जो है वो आपने लाजमी करना है। और पीडीएफ के लिए जो है वो आपने मुझे मैसेज कर देना है। मैं आपको लिंक जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का और चैनल का लिंक दे दूँगा। आपने जो है वो उससे आपने देख लेना। थैंक यू सो मच गाइस।